हेलो महान वाले वर्ष, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल महानवा हिंदी जंक्शन पे, जहां मैं लेटेस्ट महानवा को एक्सप्लेन किया करता हूं। और आज मैं एक न्यू महानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो काफी ज्यादा तगड़ी महानवा है। तो होप करता हूं कि ये महानवा आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक न्यू महानवा एक्सप्लेनर हूँ, जिस वजह से मुझे एक महानवा को एक्सप्लेन करके उसके वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रूइन बैटलफील्ड से, जहां हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम सी चैन होता है, जो एक एसएस रैंक लाइटनिंग असासिन होता है। वो हमें बताता है आज से तकरीबन 7 साल पहले इस धरती पर कई सारे डीमंस किंग अपीयर हुए, जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के साथ इस धरती को पूरी तरह तबाह कर दिए। इस धरती से ह्यूमैनिटी और जितने भी अवेकनर्स थे वो पूरी तरह तबाह हो गए, और मैं इस धरती पर अकेला शख्स बचा हूँ जो जल्द ही मरने वाला है। वहीं हम उसके सामने एक डीमन किंग को देखते हैं, जो उससे कहता है, मुझे तो ये सोचकर भी हंसी आ रही है कि ये ह्यूमंस तुम्हें ह्यूमैनिटी का लास्ट होप कह रहे थे, लेकिन तुम सब के सब केवल और केवल एक कीड़े हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब तुम भी उन सभी के जैसा ही मेरा खाना बनोगे, मेरे हाथों निगल लिए जाओगे। जिसके साथ ही वो उस शख्स को डिवोवर करने लगता है। वहीं वो शख्स चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने मॉन्स्टर्स, तुमने मेरे सिस्टर, मेरे कॉमरेड, मेरे मास्टर और मेरे पेरेंट्स, उन सभी को तुमने मार दिया। तो उन लोगों के खातिर अगर मुझे खुद को मार के भी तुम्हें मारना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। जिसके साथ ही वो एक एसएस रैंक अल्टीमेट स्किल टर्मिनल आर्क का यूज करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जिसके साथ ही वो डीमन किंग भी उस ब्लास्ट में राख बन जाता है। वही वो शख्स सोचता है, सिस्टर, मास्टर, मॉम, डैड, मैं आप लोगों से जल्द ही मिलने वाला हूँ, लेकिन मुझे बस इस बात का अफसोस है कि अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्गर होता तो मैं ये सब कुछ नहीं होने देता। लेकिन अब अंत में मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। अगर मुझे एक और चांस मिला, एक और जिंदगी मिली, तो मैं इस डीमन किंग को इस धरती पर डिसेंड होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। जिसके साथ ही हम एक लड़के को देखते हैं जो एक बेड पर सोया होता है। तभी वो उठते हुए अपने आप को देखता है और कहता है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। साथ ही वो उस जगह को देखते हुए कहता है, और आखिर ये जगह कहाँ है। जिसके साथ ही वो खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ हमें पता चलता है वो एक स्कूल इन्फॉर्मरी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहीं वो बाहर देखते हुए कहता है, मुझे ये बात अच्छे से याद है कि ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई थी, तो आखिर ये सभी लोग यहाँ कहाँ से आए, और उससे भी बड़ी बात, आखिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। जिसके कि थोड़ी देर बाद हम उस लड़के को देखते हैं जिसका की नाम सी चैन होता है, जो अपने आप को शीशे में देखते हुए कहता है, इतने लंबे समय के बाद मुझे फाइनली ये रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं पास्ट में 10 साल पहले वापस आ गया हूँ, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तभी उसके सामने एक सिस्टम सा ओपन होता है जिसमें लिखा होता है पावर ऑफ ग्लूटिनिंग, जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। वही वो सोचता है अब से 3 साल बाद फर्स्ट डीमन किंग वार्थ इस धरती पर डिसेंड करेगा, और हेलगेट के ओपन होने के पीछे जिसका हाथ था वो फर्स्ट डीमन किंग वार्थ ही था, जो सभी डीमन किंग्स को इस धरती पर लाना चाहता था। जिसमें कि मैंने उन सभी चीजों को खो दिया जो मेरे लिए प्रीसियस था, लेकिन जो कि मैं वापस आ गया हूँ, तो अगर मैं उस फर्स्ट डीमन किंग वार्थ को उस हेलगेट को ओपन करने से पहले ही मार दूं, तो मैं उस अनहोनी को होने से रोक सकता हूँ। साथ ही वो उस सिस्टम पावर ऑफ ग्लूटिनिंग को देखते हुए कहता है, आखिर अब ये पावर ऑफ ग्लूटिनिंग क्या चीज है। मैंने जब से अपने आंखों को खोला है तब से ये चीज मेरे सामने फ्लोट कर रही है। तभी वो सिस्टम उसके एट्रीब्यूट पैनल को शो करने लगती है, जो देख के वो कहता है, आखिर ये गेम जैसा दिखने वाला डाटा क्या है, क्या ये मेरा करंट एट्रीब्यूट है। लेकिन मैंने इस जैसे चीज को पहले कभी नहीं देखा मेरे पास्ट लाइफ में। मैं बस अपने अवेकेंड पावर का यूज करके फाइट करता था, जो कई कैटेगरीज में डिवाइड थी, जैसे कि मैजिक, एलिमेंट कंट्रोल, बॉडी स्ट्रेंथिंग, असासिन, स्वॉर्ड मास्टर और भी कई सारी पावर्स। लेकिन हजारों में से बस कुछ गिने चुने ही लोग अवेकनर बन पाते थे, और अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी को अटेंड कर रहा हूँ वो बस उन्हीं लोगों को रिक्रूट करता है जिनके अंदर फ्यूचर में अवेकेंड बनने की पोटेंशियल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपने प्रीवियस लाइफ में इस यूनिवर्सिटी में अपने पावर को अवेक करने में नाकाम रहा, जिस वजह से मैं 4 साल बाकी लोगों की नजरों में एक स्टेम्पिंग स्टोन बन गया था, जिसे जो चाहे वो बजा के चला जाता था। और शायद अभी यही रीजन होगी कि मैं इन्फॉर्मरी में पड़ा हुआ था। तभी उसके सिस्टम पे कुछ शो करता है। वहीं हम देखते हैं ये एक क्लास चेंज होता है, लाइटनिंग असासिन, जिसके साथ ही हम 2 स्किल्स को देखते हैं, जिनमें से एक लाइटनिंग गॉड होता है, जिसे यूज करने के बाद ये पूरे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी से इन्फ्यूज करके मूवमेंट स्पीड को 10 गुना तक इंक्रीज कर देगा। वही दूसरा स्किल लाइटनिंग ब्लेड, जिसे किसी ब्लेड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडेंस करके अटैक करने पे ये क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करेगा। साथ ही किसी एनिमी के वाइटल पार्ट पे अटैक करने पे ये पैरालाइजिंग को भी ट्रिगर करेगा। वहीं ये देख के वो कहता है, ये तो वही क्लास है जो मैंने अपने पिछले लाइफ में अवेक किया था। साथ ही वो कहता है, मैं अपने बॉडी में किसी पावर को फील कर पा रहा हूँ। क्या इसका मतलब मैंने अपने पिछले लाइफ के पावर्स को इनहेरिट किया है और पहले ही अपने पावर को अवेक कर लिया है? अगर ऐसा है तो चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। साथ ही वो अपने क्लास को स्विच करने लगता है, लेकिन तभी कोई उसके डोर को नॉक करके उसके अंदर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं इस स्टूडेंट का नाम मालोंग होता है, जो एक ई रैंक फ्लावर चेंटर होता है, जो सी चैन को जगा हुआ देखकर उसे कहता है, आखिर तुम कब के जगे हुए हो और तुम्हारी बॉडी कंडीशन वो कैसी है जिसपे सी चैन
उससे कहता है मैं ठीक हूँ। साथ ही वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था इसे बस मैं ही देख सकता हूँ। वहीं वो स्टूडेंट मा लोंग सीचेन को चारों तरफ देखने लगता है और उससे कहता है तुम्हारे जितने भी घाव थे वो जा चुके हैं, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा रिकवरी स्पीड तो मुझ जैसे एक अवेकनर से भी फास्ट है। वहीं सीचेन उसे देखते हुए सोचता है ये इस यूनिवर्सिटी में मेरा रूममेट है मा लोंग, साथ ही इसने जिस क्लास रैंक को अवेक किया है वो टोटली एक बॉटम टायर ई रैंक है। मेरे पिछले लाइफ में ये डीमन किंग के डिसेंड होने के तीसरे दिन ही ये मारा गया, लेकिन अभी ये मेरे सामने पूरे सही सलामत खड़ा है और इसी मोमेंट को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं रियली में वापस आ गया हूँ। तभी मा लोंग सीचेन से कहता है अरे हाँ, कल जो है वो रैंकिंग टेस्ट होने वाला है और अब तुम पूरी तरह से ठीक भी हो गए हो, तो चलो अपने आप को कल के रैंकिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। जिसके साथ ही हम उस यूनिवर्सिटी के स्टेडियम का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों कहीं चलते हुए जा रहे होते हैं। वहीं सीचेन ये देखते हुए कहता है मुझे इतने सारे लोगों को जिंदा देखे हुए काफी लंबा समय हो गया है। जो सुन के मा लोंग सोचता है आखिर ये इस जैसे डरावनी बातों को क्यों कर रहा है। वहीं सीचेन सोचता है मैं एक बार के लिए सभी चीजों को खो चुका हूँ, तो अगर मैं कुछ करता नहीं हूँ तो इस लाइफ में भी मैं उन सभी चीजों को खो दूंगा। फर्स्ट डीमन किंग वार्थ, जिसे रोकने के लिए मुझे अपने लेवल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाना होगा। इस एरा में अवेकनर्स के पास केवल एक ही रास्ता है अपने आप को लेवल अप करने का, और वो है डीमन लेयर्स में जाकर मॉन्स्टर्स को किल करना। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी डीमन लेयर्स हैं उन्हें पहले ही किसी ग्रेट गिल्ड ने मोनोपोलाइज कर लिया है, जिसके अंदर सिर्फ उस गिल्ड के मेंबर्स ही जा सकते हैं। तो किसी आउटसाइडर के लेवल अप करने का जो चांस है वो बिल्कुल जीरो है। साथ ही मेरा जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स की पावर लेवल है उन्हें कई रैंक्स में डिवाइड किया गया है। जो एस से ई रैंक है, जिनमें जो हाईएस्ट है वो एस और जो लोवेस्ट है वो ई रैंक। इस यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने केवल ई रैंक को ही अवेक किया है, और कुछ जीनियस जिन्हें कोई गिल्ड बैकअप करती हो वो डी रैंक और उससे हायर क्लास को अवेक किए हैं। वहीं मेरे इस न्यू सिस्टम के इस न्यू लेवल के हिसाब से मैं ये भी नहीं जानता कि इस टेस्ट को देने के बाद मैं किस रैंक को ऑब्टेन करूंगा, लेकिन जो भी हो मैं इससे तो स्ट्रॉन्गर ही हूँ। तभी हम देखते हैं एक फुटबॉल आके मा लोंग को जोर से हिट करता है, जिस वजह से मा लोंग जमीन पर गिर जाता है। वहीं हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो सीचेन और मा लोंग से कहते हैं तुम दोनों काफी जल्दी रिकवर कर लिए हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं इधर बॉल खेल रहा हूँ, तो क्यों ना तुम जाकर मेरे लिए कुछ ड्रिंक्स को लेकर आओ। जो सुनकर मा लोंग काफी डरते हुए कहता है ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वहीं सीचेन उन्हें देखते हुए सोचता है मेरे पास्ट मेमोरीज के हिसाब से जब मैं यूनिवर्सिटी के दिनों में अपने पावर को अवेक नहीं कर पाया था, जो असली डीमंस हैं वो न केवल डीमन लेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बल्कि कुछ ह्यूमन फ्लेश के अंदर भी ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही सीचेन मा लोंग से कहता है तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे सॉरी कहना है वो तुम नहीं बल्कि ये सब है। वहीं वो स्टूडेंट गोंग चेंग जो एक ई रैंक फ्लावर वॉरियर होता है वो अपने पावर को एक्टिवेट करके सीचेन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वहाँ आसपास के स्टूडेंट कहने लगते हैं ये गोंग चेंग जिसका खुद का एबिलिटी उतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये हमेशा कमजोरों को ही बुली किया करता है, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। वहीं गोंग चेंग सीचेन के पास जाकर उससे कहता है अभी तुमने क्या कहा। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम फिर इन्फर्मरी में जाना चाहते हो, लेकिन सीचेन उसके अटैक को अपने एक हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर वहाँ आसपास के स्टूडेंट शॉक होते हुए कहते हैं आखिर इसने गोंग चेंग के फिस्ट को कैसे ब्लॉक किया, क्योंकि ये अभी अपने क्लास को भी अवेक नहीं किया है, तो आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं सीचेन अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है चलो मैं अपने इस पावर को सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही ट्राई करता हूँ, जो देखकर मा लोंग भी शॉक होते हुए कहता है आखिर तुमने अपने पावर को कब अवेक किया। इधर गोंग चेंग अपने इंडेस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर को एक्टिवेट करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरे इस किलर जॉब के टेस्ट को भूल चुके हो, तो चलो मैं तुम्हें इसके टेस्ट को दोबारा फिल कराता हूँ। अभी वो इतना बोल ही रहा होता है कि सीचेन अपने लाइटनिंग आउट को यूज करके उसके पास चला जाता है और उसके फेस पे जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से गोंग चेंग उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं ये देखकर वो आसपास के सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं क्या ये सही में सीचेन है, इसने गोंग चेंग को बस एक ही पंच में उड़ा दिया। तभी वो दोबारा सीचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सीचेन उसके हाथ को पकड़ के उससे कहता है तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। साथ ही वो एक और जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो इस बार भी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और पूरी तरह से मरने के कगार पे आ जाता है। वहीं ये देख के मा लोंग और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है आखिर सीचेन इतना ज्यादा पावरफुल कब बन गया। इधर सीचेन अपने सिस्टम और लेवल को देखते हुए कहता है इन सभी चीजों को देखने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, जिनमें से जो पहला है वो ये कि मैं जब चाहूँ तब अपने लाइटनिंग असैसिन के क्लास को चेंज कर सकता हूँ, और दूसरा इस सिस्टम के हिसाब से मैं अभी लेवल 1 पे हूँ, लेकिन मैं अपने इन्हीं लेवल 1 के स्टेटस से इन लो लेवल अवेकनर से आसानी से डील कर सकता हूँ। और अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया है कि मैं ए रैंक से हायर हूँ, लेकिन किस रैंक पे ये नहीं पता। साथ ही एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही है, मैंने इस गोंग चेंग को क्लियरली डिफीट कर दिया है, लेकिन मुझे कोई भी एक्सपीरियंस या फिर इस सिस्टम से कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। तभी वो अपने लाइटनिंग से एक ब्लेड को फॉर्म करके गोंग चेंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या इसका मतलब मेरे पिछले लाइफ के जैसा ही मुझे एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए इसे सबसे पहले मारना होगा। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है फिलो स्टूडेंट तुम्हें पता है कि तुम यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो अगर इसमें पहले इसकी ही गलती थी तो मुझे लगता है कि इस लेवल
लेवल की पनिशमेंट पहले ही इसके लिए सफिशिएंट है, ये दोबारा तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। वहीं हम देखते हैं ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट होती है लिंग यू, जिसे देख के सीचन सोचता है मुझे नहीं लगा था कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद स्टूडेंट काउंसिल बीच में पड़ेगा। खैर मेरा इसके साथ कुछ करने का इरादा भी नहीं था, लेकिन अगर इस जैसे पर्सन बीच में पड़ रहे हैं तो ये मेरे अभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिसके साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख के वहाँ के लोग कहने लगते हैं ये दोनों इस पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे वीकेस्ट थे, लेकिन आज इस सीचन ने अकेले ही गोंगचेंग को डिफीट कर दिया। जिसके साथ ही हम रात में मेन डॉर्मेट्री का सीन देखते हैं, जहाँ मालूम अपने रूममेट से कहता है आखिर तुम मेरे बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे, मैं सही कह रहा हूँ। सीचन ने अपने क्लास को अवेक कर लिया है, जो कि एक लाइटनिंग असासिन है, और इसी वजह से उसने आज गोंगचेंग को अकेले ही डिफीट कर दिया। जिसपे उसका एक रूममेट यांग झुओ, जो कि एक इरेंग न्यूक्लियस मेज होता है, वो कहता है अगर वो इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आखिर वो बाहर रनिंग क्यों कर रहा है? क्या तुमने किसी अवेकनर को देखा है जो अपने क्लास को अवेक करने के बाद भी बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग को करता है? वहीं उसका एक और रूममेट सियांग यू, जो मालोंग के जैसा ही एक इरेंग फ्लावर चेंटर होता है, वो कहता है ऐसा लगता है कि मालोंग के सर पे कुछ ज्यादा ही चोट लग गया है, जिस वजह से वो ये बकवास बातें कर रहा है। जिसपे वो दूसरा रूममेट कहता है हम 4 लोग इस सेम डॉर्मेट्री में रहते हैं, जिनमें से हम 3 पहले ही अपने क्लास को अवेक कर लिए हैं, जो इस पूरे यूनिवर्सिटी में बॉटम टायर रैंक है, और ऊपर से तुम दोनों बस सपोर्ट क्लास चेंटर हो, तो इस पूरे रूम में बस मैं ही एक अकेला पर्सन हूँ जो एक कॉम्बैट क्लास को अवेक किया है। और तुम कह रहे हो कि वो लड़का सीचेन जो कल ही अभी स्कूल इन्फॉर्मरी में एडमिट था, उसने लाइटनिंग असैसिन क्लास को अवेक किया है, क्या ये रियली में पॉसिबल भी है? जिसपे वो ई रैंक फ्लावर चेंटर सियांग वू कहता है कल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन इवोल्यूशन के बाद फाइनल रैंक टेस्टिंग होने वाला है, तो कल ही सब पता चल जाएगा। जिसके साथ ही हम एक ई रैंक ट्रेनिंग डंजन लेयर को देखते हैं, जिसके अंदर से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट गोंगटिंग, जो कि गोंगचेंग का बड़ा भाई होता है, वो उसे क्लियर करके बाहर आता है। जो गोंगचेंग को वहाँ खड़ा देख उससे कहता है तो तुम मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे? जिसपे गोंगचेंग उससे कहता है ब्रदर अगर तुमने इस मैटर को जल्दी सॉल्व नहीं किया तो मैं सही से सो भी नहीं पाऊंगा। उसने बिना तुम्हारी रिस्पेक्ट किए उतने लोगों के सामने मुझे बुली किया। जिसपे गोंगटिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। जिसके साथ ही हम स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो गोंगटिंग से कहती है आखिर तुम इस प्लेन को कैसे हैंडल करने वाले हो? जिसपे गोंगटिंग उससे कहता है उसने कहा है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो पर्सन सही में उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि वो कह रहा है? जिसपे वो वाइस प्रेसिडेंट कहती है इस स्कूल में जितने भी लोग हैं तुम्हें उन सब के स्ट्रेंथ और रैंक्स के बारे में पता है। साथ ही इस पूरे स्कूल में लगभग 10 लोग ही ऐसे हैं जो डी रैंक को रीच कर पाए हैं, जिन्हें तुम पहले ही अपने क्लब में रिक्रूट कर लिए हो। इसके अलावा किसी और के पास उन डंजन लेयर्स को एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है जितना तुम्हारे पास है, तो इस वजह से उनके पास अपने लेवल को इम्प्रूव करने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे स्कूल में कोई भी तुम्हारे लेवल का नहीं है। वहीं हम सीचन को देखते हैं जो 100 kg वेट्स को लिफ्ट करके 20 किलोमीटर रनिंग कर रहा होता है, और कहता है बेसिक ट्रेनिंग केवल फिजिकल क्वालिटी को ही इम्प्रूव कर सकती है, और किसी अवेकनर का अपर लिमिट डायरेक्टली उसके फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है, जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ही एक्सट्रीम क्लास पावर को अनलीश कर सकती है। और मेरे पास अपने लेवल को बढ़ाने के लिए केवल 3 साल का ही समय है, क्योंकि 3 साल बाद फर्स्ट डीमन किंग वार्थ इस धरती पर डिसेंड करके एक बार में ही कई सारे लोगों को मार दिया था, जिसमें कि मैं अपने आखिरी रिलेटिव मेरी सिस्टर को भी खो दिया था। तो इस लाइफ में मेरा जो पहला गोल है वो उस फर्स्ट डीमन किंग वार्थ को मारना है, क्योंकि वही इस पूरे तबाही का शुरुआत था। तभी उसका फोन रिंग करता है और हम देखते हैं ये उसकी सिस्टर सिया यून का कॉल होता है, जिसे सीचन पिकअप करता है, जहाँ उसकी सिस्टर उससे कहती है ब्रदर आखिर तुमने आज मुझे इतना ज्यादा कॉल क्यों किया? मैं अपने कंपटीशन में थी और मेरा जो फोन था वो डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं अभी अपने डॉर्मेट्री में वापस आके फोन को चार्ज की हूँ। साथ ही मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, अगर मैं अपने कंपटीशन के प्राइज को विन करती हूँ तो हमारी जो रेंट की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। वहीं सीचन वहाँ खड़ा होकर सोचता है मेरे फ्यूचर में जब सभी चीजें तबाह हो गई थी तब मैं हेवन से काउंटलेस टाइम ये प्रे किया था कि सब चीज दोबारा से शुरू हो जाए, चाहे इसके लिए मैं हेल में ही क्यों ना चला जाऊं, मैं किसी भी चीज को पे करने के लिए रेडी था। साथ ही वो अपने सिस्टर से कहता है कुछ नहीं, वो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तुम्हारी आवाज को सुने हुए काफी लंबा समय हो गया है। जिस पर उसकी सिस्टर उसे कहती है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग कल ही तो फोन पर बात किए थे। खैर मेरा कंपटीशन खत्म होने के बाद हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए तुम मेरे गुड न्यूज का वेट करो। वहीं सीचन सोचता है अब जबकि सभी चीज दोबारा से शुरू हो गई हैं तो मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्गर बनना होगा उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके साथ ही वो अपने डॉर्मेट्री में वापस आ जाता है, जहाँ वो कहता है मुझे इस एरा में आए हुए 8 घंटे हो गए हैं और मैंने लगभग इस बॉडी को अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। ये बॉडी अभी काफी ज्यादा यंग है, जिस वजह से इसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा लो है। साथ ही एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि मुझे जल्दी से लेवल अप करने के लिए डंजन लेयर में इंटर करना होगा, लेकिन जो डंजन लेयर्स हैं उन्हें कई सारे गिल्ड्स ने मोनोपोलाइज किया हुआ है, जिस वजह से हम जैसे लोग जिनके पास ना तो वेल्थ है और ना ही पावर, उनके पास लेवल अप करने का कोई और चांस भी नहीं है। तो आखिर मैं लेवल अप कैसे करूंगा? और आखिर वो पावर ऑफ ग्लूटनिंग आखिर वो क्या चीज है? जिसके साथ ही हम देखते हैं उसके सिस्टम पे शो करता है लोडिंग कंप्लीट, जो ग्लूटनिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। वहीं हम सीचन
को देखते हैं जो एक अलग ही प्लेस पे आ चुका होता है, जिसे देखकर वो कहता है आखिर अभी ये कौन सी जगह है, मैं तो अभी सो रहा था और आखिर ये टावर जैसी दिखने वाली क्या चीज है। तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ ई रैंक बोन डेथ हाउंड मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सीचन अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है ये मॉन्स्टर्स क्या मैं किसी डंजन लेयर के अंदर हूँ। ये सिचुएशन मुझे थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले मुझे इन कमीनों से निपटना होगा। इतना कह के वो उन सभी को मारने लगता है और कहता है मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से इन ई रैंक मॉन्स्टर से डील करना मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। वहीं इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई ड्रीम है। तभी वो लेवल अप कर लेता है, जो देखकर वो कहता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मैं यहाँ एक्सपीरियंस को गेन करके अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। साथ ही मेरे जितने भी स्टेटस हैं वो 5 पॉइंट से इंक्रीज हो गए हैं। मैं एक्चुअली में एक डंजन लेयर को गेन कर लिया है जिसे मैं अकेले रेड कर सकता हूँ। तभी एक ई रैंक बॉस बोन हाउंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सीचन कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपने लिमिट्स को प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकता हूँ। इतना कह के वो उस बॉस मॉन्स्टर को बस कुछ ही सेकंड में मार देता है, जिस वजह से वो दोबारा लेवल अप कर लेता है। जो देखकर वो कहता है इस बॉस को मारने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो इन कॉमन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा हायर है। मैं इस जगह पर इतने कम समय में ही 2 बार लेवल अप कर लिया। तभी उस मरे हुए मॉन्स्टर के सर पे कुछ शो करने लगता है, जो देखकर सीचन कहता है डिवोवरेबल। साथ ही वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है क्या उस पावर ऑफ ग्लूटेनिंग का जो मतलब है वो। वहीं हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरी तरह सीचन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो देख के सीचन शॉक होते हुए कहता है क्या मैं अपने एनिमीज को मारने के बाद उन्हें डिवोवर करके अपनी क्लास में चेंज कर सकता हूँ। साथ ही उसे याद आता है कि ये पावर तो एग्जैक्टली उस डीमन किंग लेन यूई की पावर ऑफ ग्लूटेनिंग है जो उसे बिलोंग करती थी। तो क्या इसका मतलब उस डिस्ट्रक्शन की वजह से उसकी पावर ऑफ ग्लूटेनिंग मेरे अंदर आ गई है। तो अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब मैं जितने भी मॉन्स्टर्स को डिवोवर करूंगा मैं उन्हें अपने क्लास में चेंज करके उनके पावर को यूज कर सकता हूँ। इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो अपने पूरे लाइफ में केवल एक ही क्लास को पोजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं जितना चाहूँ उतना क्लास को पोजेस कर सकता हूँ। लेकिन आखिर मैं इस पावर को ऑब्टेन क्यों किया और आखिर ये डीमन टावर जो मेरे पीछे है वो क्या है। तभी वो एक पावरफुल प्रेशर को फील करता है, जिसे फील करने के बाद वो कहता है आखिर ये इंटेंस प्रेशर क्या है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं हम देखते हैं उस डीमन टावर के गेट के सामने कोई खड़ा होता है, जो सीचन से कहता है तो तुम फाइनली यहाँ आ चुके हो, मैं यहाँ तुम्हारा कब से वेट कर रहा था सीचन। जिसके थोड़ी देर बाद हम सीचन को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए सोचता है इस वर्ल्ड में जो अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स की रैंक है उन्हें ई से एस रैंक में डिवाइड किया गया है। वहीं मैं मेरे पिछले लाइफ में एस रैंक को रीच करने की वजह से मरने की कगार पे आ गया था और अभी मेरा जो करंट कॉम्बैट पावर है उसके हिसाब से मैं डी रैंक के आसपास हूँ। लेकिन अभी मेरे सामने जो चीज खड़ा है वो एक एस रैंक बॉस मॉन्स्टर है, तो हम दोनों के बीच का जो लेवल डिफरेंट है वो काफी ज्यादा हायर है। आखिर इस डीमन टावर की जो रियलिटी है वो क्या है कि एक एस रैंक मॉन्स्टर इसके गेट को गार्ड कर रहा है और ऊपर से ये मेरे नाम को भी जानता है। तभी वो मॉन्स्टर सीचन के पीछे आ जाता है। वहीं सीचन सोच रहा होता है हमने डजन्स टाइम अपने ब्लोस को एक्सचेंज किया है और उस समय इसके पास काउंटलेस अपॉर्चुनिटी थी मुझे किल करने के लिए, लेकिन ये हर बार मेरे वाइटल पॉइंट्स को अवॉइड करके मुझे बस नॉक कर रहा है और ये चाहता है कि मैं इसके सामने खुद को सबमिट करूं। वहीं वो मॉन्स्टर सीचन से कहता है मैंने तुम्हें जो चॉइस दिया है उसके बारे में तुम अच्छे से सोच के बताओ कि क्या तुम इस डीमन टावर को मेरे साथ गार्ड करना चाहते हो। ये तुम्हारे लिए एक काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है। जो सुनकर सीचन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जैसे हेल होल में नहीं रह सकता। अभी वो इतना कहता ही है कि एक अटैक आके उसके हाथ को काट देता है। वहीं वो मॉन्स्टर उससे कहता है क्या तुम्हें सही में लगा था कि मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता, मैं इसलिए तुम्हें किल करने में हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि बस तुम ही एक अकेले ऐसे हो जो इस जगह पे आने में केपेबल हो। साथ ही वो इस जगह पे जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ यहाँ पे रहो या मेरे हाथों मारे जाओ। जिसपे सीचन उससे कहता है मैं तुम्हें मारना चूज करूंगा। इतना कह के वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, जो देख के वो मॉन्स्टर सीचन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस लेवल के पावर से मुझे डिफीट कर सकते हो। वही सीचन कहता है मैंने इससे ब्लोस को एक्सचेंज करते समय ये नोटिस किया कि इसके हर एक स्विंग के बाद 0.4 सेकंड का गैप रहता है, तो मैं इसके मूवमेंट को एब्जॉर्ब करके इसके अटैक को प्रिडिक्ट करके उसे डॉज कर सकता हूँ और इसके हर एक स्ट्राइक के बाद 0.2 सेकंड का लैग रहता है। तो अगर मैं इसके ओपनिंग को एम करूँ तो ये उस समय पूरी तरह डिफेंसलेस रहता है, जिस वजह से मैं अपने लाइटनिंग ब्लेड से इसके हार्ट को इंस्टेंटली पियर्स कर सकता हूँ। लेकिन मेरे डी रैंक स्टेटस की वजह से मैं किसी एस रैंक मॉन्स्टर को किल नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पैरालाइजिंग इफेक्ट का फुल पावर ब्रस्ट इसे कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है। जिसके साथ ही वो अपने लाइटनिंग गॉड का यूज करते हुए वहाँ से भागते हुए कहता है ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा फास्ट है, ये इंस्टेंटली मेरे डिस्टेंस को कवर कर सकता है, तो मेरे पास बस कुछ ही सेकंड का टाइम है यहाँ से बच के निकलने के लिए। इस मॉन्स्टर से फाइट करते समय मैं इस पूरे एरिया को अच्छे से एब्जॉर्ब किया, जिस वजह से यही वो एक लाइट का सोर्स है जिसे मैं फाइंड कर पाया हूँ और शायद यही इससे बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन जैसे ही वो उस लाइट सोर्स के पास पहुँचता है वो लाइट वहाँ से गायब हो जाती है। वही वो मॉन्स्टर भी पैरालाइजिंग इफेक्ट से रिलीज हो जाता है और सीचन से कहता है अनफॉर्चुनेटली जिस लाइट को तुम अभी अपना होप समझ रहे थे वो बस एक इल्यूजन था जिसे
मैंने क्रिएट किया था और ऊपर से ये कोई डंजन लेयर नहीं है जहाँ तुम बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हो। लेकिन मैं ये भी एडमिट करता हूँ कि मेरे अटैक के फ्लोज को इतनी जल्दी फाइंड करना ये कोई आम बात नहीं है। साथ ही वो अपने फॉर्म को रिलीज करता है जहाँ हम देखते हैं उसका जो नाम होता है वो पुर्गोटरी राक्षसा होता है, जो एक एस रैंक स्टार वॉरियर होता है, जो देखकर सीचेन शौक होते हुए कहता है ये अपीरियंस तो मैंने एक बार डीमन किंग लेन्यू के अंदर देखा था मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मैं उससे फाइनल बैटल कर रहा था। तो उसने फाइट के दौरान एफर्टलेसली कई सारे क्लासेस में अपने आप को चेंज किया था और मुझे जहाँ तक याद है मैंने इस फॉर्म को भी उसके अंदर देखा था। तो क्या इसका मतलब ये मॉन्स्टर जो अभी मेरे सामने खड़ा है वो मेरे प्रीवियस लाइफ में डीमन किंग लेन्यू के पावर ऑफ ग्लूटनिंग के द्वारा डिवोवर कर लिया गया था और अब जबकि ये पावर ऑफ ग्लूटनिंग मेरे साथ इंटीग्रेट हो गई है तो क्या इसका मतलब ये प्लेस एक्चुअली मेरे अंदर ही है। वहीं वो मॉन्स्टर सीचेन से कहता है न केवल तुम्हारा मेंटल फैटिट्यूड इंप्रेसिव है बल्कि तुम किसी भी सिचुएशन को बड़ी जल्दी प्रिडिक्ट कर ले रहे हो। तुमने अपने आप को इस जगह पर जो भी चीज है उसके लिए वर्थी साबित कर लिया है। जिसके साथ ही वो अपने पास से एक आइटम को बाहर निकालता है जो कि एक की होता है, द की ऑफ वॉइड, जो एक एस रैंक आइटम होता है जिसे यूज करके वो इस डीमन टावर के गेट को चैलेंज कर सकता है। साथ ही वो मॉन्स्टर सीचेन को बताता है डीमन किंग लेन्यू ने काउंटलेस डीमंस को डिवोवर किया था और वो सभी इस डीमन टावर के अंदर सील हैं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीमंस हैं। तो तुम इस की का यूज करके उन सभी को डिवोवर करके उन्हें अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। वहीं सीचेन उसे कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। जिस पे वो मॉन्स्टर कहता है डीमन रेसेस में भी कई सारी ब्लड लाइन्स ऐसी हैं जिनके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं, लेकिन उन डीमन किंग्स ने बस अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे एंटायर किंग को मार दिया और मैं यहाँ पर किसी ऐसे एंटिटी का इंतजार कर रहा था जो मेरे रिवेंज को कंप्लीट कर सके और फाइनली अब वो चांस मेरे सामने खड़ा है। उस पर्सन ने सही कहा था कि केवल तुम ही एक ऐसे हो जो मेरे रिवेंज को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। जो सुनकर सीचेन उससे कहता है वो पर्सन आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिस पे वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर इस डीमन टावर में छुपे हैं, तो जाओ और जाके उन्हें ढूंढो। साथ ही वो सीचेन से कहता है मेरे पावर को लेके उन सभी को उनके करतूतों की सजा दो, इस डीमन टावर के गेट को ओपन करके इसके अंदर के सभी चीजों को डिवोवर कर लो। लेकिन एक चीज याद रखना, इस डीमन टावर के अंदर जो डीमंस है वो तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं करेंगे जैसे मैं तुम्हारे ऊपर किया हूँ। वे सभी बस खून के प्यासे हैं। अगर तुम वहाँ केयरफुल नहीं रहे तो तुम उस टावर के अंदर कदम रखते ही मारे जाओगे। लेकिन तुम्हें उन सभी चीजों को एंड्योर करना होगा, उन सभी चीजों को कॉन्कर करना होगा। तुम्हें इस दुनिया के पीक पर खड़ा होना होगा जब तक कि तुम फाइनली उन डीमन किंग्स को डिवोवर न कर लो। और एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर इस जैसा रिजॉल्व हो बस वही मेरे पावर के काबिल है। वही सीचेन उसके पावर को डिवोवर कर लेता है जिस वजह से वो डायरेक्टली लेवल 10 पर लेवल अप कर लेता है। साथ ही वो उस मॉन्स्टर के राक्षसा अंडरवर्ल्ड बोन स्वॉर्ड को भी ऑब्टेन कर लेता है और कहता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे व्हील को अपने साथ कैरी करूंगा। वहीं हम देखते हैं वो मॉन्स्टर सीचेन के एक और क्लास में ऐड हो जाता है जिसके साथ ही हम दो स्किल्स को देखते हैं जिनमें से एक बोन ग्रिप रूइन होता है जिसे यूज करने के बाद वो आसपास के क्रोप्स के स्टेमिना और स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करके उन्हें अपने पावर में ऐड कर सकता है। और दूसरा स्किल ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक जिसे यूज करने के बाद वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके अपने एनिमीज के ऊपर 3 फॉर्म में अटैक कर सकता है, लाइट, हैवी और ओवरलोड। जिसके साथ ही सीचेन अपने नींद से उठ जाता है और अपने आप को देखते हुए कहता है वो सभी घाव जो मुझे उस मॉन्स्टर से फाइट करते समय मिला था वो सभी कम्प्लीटली हील हो चुका है। क्या वो सब जो मैंने अभी देखा है वो बस एक सपना था। तभी वो अपने सिस्टम को देखता है जो देखकर वो कहता है मेरे सिस्टम को देखने से ऐसा लगता है कि वो सभी रियल था क्योंकि मैं जितने भी लूट को ऑब्टेन किया था वो सभी मेरे पास है। साथ ही मेरा जो लेवल है वो एक रात के अंदर ही डायरेक्टली लेवल 10 पर जंप कर गया है। तभी उसका रूममेट सियांग जुओ सीचेन से कहता है कल रात तुम्हारे बारे में कोई बड़ी बड़ी बोल रहा था कि तुमने अपने पावर को अवेक कर लिया है जो कि एक लाइटनिंग असासिन है। क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम जैसा एक वीकलिंग इस डोरमेट्री में मेरे पोजीशन को होल्ड कर सकता है? खैर जो रैंकिंग टेस्ट है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो चलो देखते हैं कि क्या तुम रियली में कुछ कर पाते हो या नहीं। जिसके साथ ही वो सभी रैंकिंग टेस्ट की ओर जाने लगते हैं जहाँ जाते हुए सियांग जुओ कहता है हमारा जो डोरमेट्री है वो इस पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे कमजोर है क्योंकि हम सभी लोग ई रैंक अवेकनर्स हैं, लेकिन जो रैंक्स हैं उन्हें भी 3 टायर्स में डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम और हाई, जिनमें से तुम तीनों सिर्फ ई रैंक लो टायर अवेकनर्स हो और मैं ही एक अकेला ई रैंक मीडियम टायर अवेकनर हूँ। तो हम सबके बीच का जो गैप है वो काफी ज्यादा मैसिव है क्योंकि मैं अकेले तुम जैसे 10 लो टायर अवेकनर्स को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। वहीं मालोंग सीचेन से कहता है इस टेस्ट में तुम अपना बेस्ट करना और डी रैंक को एम करना। तभी वहाँ पर गोंग चेंग के वो दोनों साथी आ जाते हैं जिन्हें देखकर सियांग जुओ डरते हुए कहता है ये लोग इधर ही देख रहे हैं। तभी वो दोनों सीचेन को देख लेते हैं जिसे देख के वो डरते हुए कहते हैं बिग ब्रदर सीचेन आखिर तुम कब यहाँ आए हो। वही ये देख के सियांग जुओ शौक होते हुए कहता है आखिर ये दोनों सीचेन को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, क्या मालूम जो कह रहा था वो एक्चुअली में सही है। इधर सीचेन उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी कोई उससे कहता है मैंने सुना है कि कल गोंगचेंग के साथ यहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ था। वही हम देखते हैं ये पर्सन स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिसर होता है जियांग जियान, जो सीचेन से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि वो हमारे एस्टिमेटेड प्रेसिडेंट लॉर्ड गोंगटिंग का भाई
है। वहीं उस पर्सन को देख के सियांग जो कहता है ये पर्सन इस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का पर्सनल लैपडॉग है जो एक डी रैंक पावर हाउस है, लेकिन आखिर ये सीचेन को टारगेट क्यों कर रहा है। वहीं वो पर्सन सीचेन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरा जो स्मेल है उससे मैं किसी ट्रू पावर हाउस को दूर से ही स्मेल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से एक पैथेटिक बदबू आ रही है जो एक परमानेंट बॉटम टायर फीडर की है। टू की स्टार्टिंग में हम सीचेन को देखते हैं जो जियांग जियान से कहता है क्या तुम एक कुत्ते हो या फिर कुछ और, जो सुन के वो जियांग जियान काफी गुस्से से कहता है तुम कमीने आखिर तुमने क्या कहा। तभी कोई उससे कहता है जियांग जियान रुको। वहीं हम देखते हैं ये प्रेसिडेंट गोंगटिंग होता है जो उससे कहता है मैंने इस मैटर के डिटेल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला है कि इसमें पहले गोंगटिंग की ही गलती थी जिस वजह से उसे उसके किए की सजा मिली है। साथ ही वो सीचेन को काफी कोल्ड फेस के साथ देखता है। तभी वो एग्जामिनर सभी स्टूडेंट से कहता है जो ग्रेड टेस्ट है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो मैं जिस भी स्टूडेंट का नाम बोलूंगा वो प्रॉपर मैनर पे स्टेज पे आके अपने टेस्ट को कंप्लीट करेगा। इधर गोंगटिंग उस पर्सन जियांग जियान से कहता है चलो और चल के अपने ग्रेड टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करो। साथ ही वो सोचता है इस सीचेन को देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि ये मेरे लिए कोई थ्रेट है। वहीं हम एक बिल्डिंग में दो पर्सन को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से वो एक पर्सन कहता है आखिर तुम आज के इस ग्रेड टेस्ट को देखने क्यों आई हो, क्या तुमने इस साल इस यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे को फाइंड की हो जो हमारे अटेंशन के काबिल है। वहीं हम देखते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट लिंग्यूई होती है जो उस पर्सन से कहती है मुझे लगता है कि इस साल का ये जो ग्रेड टेस्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं इधर हम एक घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ स्टेज पे सियांग जो का नाम अनाउंस होता है। वहीं हम सियांग जो को देखते हैं जो उस ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर अपने टेस्ट को देने के लिए इंटर करता है, जहां हमें बताया जाता है ये ट्रेनिंग डीमन लेयर स्पेसिफिकली टेस्ट ग्रेड को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर की एक डीमन हर्ट है जो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल है। वहीं जो अवेकनर्स हैं उन्हें इस डीमन हर्ट के सामने अपने पावर को रिलीज करना होता है, जिसे कि डीमन हर्ट सेंस करके VIA केबल के थ्रू उसके ग्रेड को स्क्रीन डाटा पे शो करता है। वहीं हम सियांग जो के डाटा को देखते हैं जहाँ उसका लेवल E ग्रेड मिड टायर होता है, जो देख के वो एग्जामिनर कहता है E ग्रेड मिड टायर रिकॉर्ड कंप्लीट, जिसपे वो दूसरा एग्जामिनर कहता है रुको जो दूसरा डाटा है वो अभी नहीं आया है। वही हमें बताया जाता है ये डीमन हॉट न केवल करंट ग्रेड डाटा को मेजर करता है बल्कि ये एक और डाटा को मेजर करता है जो कि है पोटेंशियल, जो किसी भी पर्सन के फ्यूचर ग्रेड को मेजर करता है कि वो पर्सन फ्यूचर में किस ग्रेड को अचीव कर पाएगा। वहीं हम सियांग जो का पोटेंशियल देखते हैं जो कि C ग्रेड होता है, जो देख के सियांग जो अपसेट होते हुए कहता है मैंने सोचा था कि इन 2 सालों के अंदर मैंने अपने ग्रेड को D रैंक तक पुश कर लिया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बस एक सपना था। वही मालूम उसे अपसेट देख उससे कहता है केवल तुम ही नहीं हो जो D रैंक को रीच नहीं कर पाए हो, हम सब भी पहले के जैसे सेम ही हैं। लगता है इस साल ये स्कूल किसी भी D रैंकर को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ अनाउंस होता है टेस्ट कंप्लीट, करंट ग्रेड D रैंक लो टायर, मैक्सिमम पोटेंशियल B रैंक, जो सुन के वो तीनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वहीं ये देख के वो स्टूडेंट कहने लगते हैं इस साल की जो पहली D रैंकर है वो अपीयर हो चुकी है, जिसके की थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दोबारा अनाउंस होता है टेस्ट कंप्लीट, करंट ग्रेड D रैंक लो टायर, मैक्सिमम पोटेंशियल A रैंक। इधर वो तीनों ये देख के अपने सर को पकड़ते हुए कहते हैं ये ऑलरेडी 8वां D रैंक हो चुका है। वही वो एग्जामिनर भी ये देख के कहते हैं हमें लगा नहीं था कि इस साल ये यूनिवर्सिटी इतने सारे D रैंक टैलेंट को प्रोड्यूस करेगा। खैर इनका जो लेवल है वो लो टायर D रैंक है, लेकिन बिना कॉम्बैट एक्सपीरियंस के ये स्टूडेंट्स वाकई में रेयर हैं। जिस पर वो दूसरा एग्जामिनर कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, नॉर्मली हर साल 2 से 3 स्टूडेंट ही D रैंक को रीच कर पाते हैं। तो अगर उस ट्रेंड को देखा जाए तो इस साल के जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट है वो देखने के काबिल है। जिसके साथ ही नेक्स्ट ग्रेड टेस्टर की अनाउंसमेंट होती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि गोंगटिंग होता है, जिसे देख के वहाँ आसपास के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं फाइनली अब इसकी बारी है। ये न केवल स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है बल्कि ये इंपीरियल गिल्ड का यंग मास्टर भी है जो काउंटलेस टाइटल्स को होल्ड करता है। मैंने सुना था कि ये 2 साल पहले ही D रैंक को रीच कर लिया था और इस साल का जो हाईएस्ट ग्रेड मेजरमेंट हुआ है वो D रैंक लो टायर है और हमारे स्कूल के हिस्ट्री का जो हाईएस्ट ग्रेड टेस्टिंग है वो D रैंक मिड टायर है। अब बस एक ही सवाल बचा है कि आखिर इस साल इसका जो रैंक है वो क्या होगा। वहीं हम गोंगटिंग को देखते हैं जो उस डीमन हट के सामने खड़ा होता है और अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है अगर मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करूं तो ये मेरे लिए एक बिग सेंटेंस बन सकता है, इसलिए मुझे अपने पावर को थोड़ा बहुत होल्ड बैक करना होगा। लेकिन मेरे पावर को होल्ड बैक करने के बावजूद भी मैं स्कूल हिस्ट्री में नंबर 1 रहूंगा। वहीं हम स्क्रीन पे उसकी ग्रेड और पोटेंशियल को देखते हैं जहाँ उसका पोटेंशियल एक गोल्डन कलर होता है, जो देख के वो एग्जामिनर कहता है ये कलर तो। वहीं हम देखते हैं उसका ग्रेड D रैंक हाई टायर और पोटेंशियल S रैंक होता है, जो देख के वो सभी स्टूडेंट्स शॉक होते हुए कहते हैं D रैंक हाई टायर और S रैंक टॉप टायर पोटेंशियल। इसने हमारे स्कूल हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। हमारे स्कूल ने एक्चुअली एक S रैंक पोटेंशियल यूजर को प्रोड्यूस किया है। वही वो एग्जामिनर्स आपस में कहते हैं जो रिजल्ट है वो D रैंक हाई टायर है और जो पोटेंशियल है वो एक S रैंक है, तो क्या हमें इसे डायरेक्टली सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करना होगा। जिस पर वो दूसरा एग्जामिनर कहता है हाँ क्यों नहीं, एक अवेकनर जिसका पोटेंशियल S रैंक है
वो इस पूरे दुनिया के लिए एक रेयर ट्रेजर है और ऊपर से ये इंपीरियल गिल्ड का नोबल सन है, तो ये डेफिनेटली एक नेशनल हेडलाइन बनेगा। वहीं हम उस बिल्डिंग में खड़े उस पर्सन को देखते हैं जो कहता है इस साल का जो टेस्ट है वो रियली में देखने लायक है। इस साल कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने हायर रैंक को अवेक किया है। तो तुम्हें पहले से ही ये बात पता थी कि गोंगटिंग एक एस रैंक पोटेंशियल यूजर है, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर तुम इस साल इस रैंक टेस्टिंग को देखने क्यों आई हो। वही हम देखते हैं ये पर्सन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होता है युआन लोंग, जिसपे लेंग यू से कहती है मैं यहाँ पर केवल उसके लिए ही नहीं आई हूँ, गोंगटिंग के अलावा भी मैं किसी और के परफॉर्मेंस को भी देखना चाहती हूँ। जिसके साथ ही एक बार और नेक्स्ट स्टूडेंट की अनाउंसमेंट होती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा सीचेन होता है, जो देख के जियांग जियांग सीचेन से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी डोरमेट्री में किसी हॉनर को ला सकते हो? जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो कहीं तुम कोई और ई रैंक लो टायर अवेकनर मत निकलना, क्योंकि अगर तुम चारों बॉटम टायर ट्रेस एक ही रूम में निकल गए तो ये इसी यूनिवर्सिटी की सबसे मजाकिया बात बन जाएगी। इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में तुम जैसे वीकलिंग्स का आना ये इस यूनिवर्सिटी के लिए एक डिसग्रेसफुल बात है। वहीं हम सीचन को देखते हैं जो उस ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो अपने हाथ को उस डीमन हार्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहता है इस एरा में जो अवेकनर्स हैं उन सभी के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि वो किसी हाई रैंकिंग गिल्ड को ज्वाइन करें और अपने आप को काबिल साबित करने के लिए उनके पास जो चांस है वो ये ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट है। वही 10 मेंबर्स की एक स्क्वाड अपने टीममेट्स को फ्रीली चूज कर सकती है और जो स्क्वाड फर्स्ट प्लेस को टेक करेगी उसे इस नेशनल की टॉप टायर गिल्ड द इंपीरियल गिल्ड रिक्रूट कर लेगी। तो ये टेस्ट न केवल हमारे रैंक को डिटरमाइन करता है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पज छिपा है। वहीं हम जियांग जियान को देखते हैं जो गोंगटिंग से कहता है बॉस इस लड़के का नाम यान ली है जो एक डी रैंक लो टायर अवेकनर है, तो इसके आने से हमारी 10 लोगों की जो स्क्वाड है वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। इस साल के जितने भी डी रैंक अवेकनर्स हैं उन्होंने हमारे टीम को ज्वाइन कर लिया है और ऊपर से ब्रदर गोंगचेंग को ऐड कर लेने से जो फर्स्ट प्लेस है वो प्रैक्टिकली हमारा ही है। वहीं सीचन बताता है ये ग्रेजुएशन असाइनमेंट एक तरह से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्काउट करने का एक जरिया है और जो स्ट्रॉन्गर हैं वो बिना किसी एफर्ट के किसी स्ट्रॉन्ग गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जो वीकेस्ट हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है और यही इस वर्ल्ड का इटर्नल लॉ है। वहीं मालूम कहता है सीचन को ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर गए कितना समय हो गया है लेकिन आखिर स्क्रीन पर कोई मूवमेंट क्यों नहीं है। वहीं वहाँ के सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा लो है कि ये मशीन उसे मेजर भी नहीं कर पा रहा और कुछ स्टूडेंट्स तो वहाँ से जाने भी लगते हैं। वहीं इधर जियांग जियान भी गोंगटिंग से कहता है प्रेसिडेंट जो बाकी के स्टूडेंट्स बचे हैं वो डेफिनेटली ट्रेस ही हैं, तो यहाँ रुकने से कोई मतलब भी नहीं है और ऊपर से हमारा स्क्वाड भी फुल हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग चल के पहले अपने लिए किसी प्लेस को फाइंड करें। जिसपे गोंगटिंग कहता है ठीक है फिर उन सबको भी बोल दो। तभी हम देखते हैं स्क्रीन पे सीजन का डाटा शो करता है जो एक डी रैंक हाई टायर होता है, जो देख के वो तीनों स्टूडेंट्स तो पहले काफी ज्यादा शौक होते हैं लेकिन तुरंत ही वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। वहीं उधर गोंगटिंग भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। इधर हम ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर सीचन को देखते हैं जहाँ वो डीमन हार्ट उसे बताता है तुम्हारा करंट लेवल डी रैंक हाई टायर है लेकिन सिस्टम इनस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हारा पोटेंशियल मेजर नहीं हो पाया, तो तुम प्लीज रीटेस्ट करो। वहीं ये देख के सीचन अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है मेरे लेवल 10 का बेसिक स्टेटस ही डी रैंक हाई टायर के बराबर है। साथ ही वो अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो चलो मैं अपने सबसे वीकेस्ट क्लास के लेवल को चेक करता हूँ। वहीं इधर हम दोबारा स्क्रीन पे देखते हैं जहाँ उसका रैंक चेंज होके डी से सी रैंक मिड टायर हो जाता है, जो देख के वो स्टूडेंट्स और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, इसका रैंक जंप करके एक न्यू लेवल पे चला गया। वहीं ये देख के वो एग्जामिनर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं आखिर इसका जो रैंक है वो चेंज कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम में कोई एरर्स आ गया है क्योंकि इस जैसा चेंज पहले कभी नहीं हुआ है। वहीं हम उस ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ वो डीमन हार्ट सीचन से बार बार कह रहा होता है सिस्टम ने इनस्टेबिलिटी को डिटेक्ट किया है, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो मेजर नहीं हो पा रहा है। इधर सीचन दोबारा अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मेरे जो 2 और क्लास हैं वो जरूर सी रैंक से हायर होंगे। जिसके साथ ही वो अपने प्रुगोट्री रक्षासा के क्लास को स्विच कर लेता है और कहता है चलो मैं अपने ट्रू पावर के एक्सटेंट को देखता हूँ। वहीं इधर हम आउटसाइड का सीन देखते हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह चेंज हो गया होता है, जो देख के सियांग जुओ कहता है इस जैसा एक सेलेस्टियल फिनोमिना ऐसा लगता है आज हिस्ट्री दोबारा रीराइट होगा। हमारे डोरमेट्री ने एक गोटायर मॉन्स्टर को बॉर्न किया है। वहीं हम स्क्रीन पे देखते हैं जहाँ उसका जो पोटेंशियल होता है वो एस रैंक शो करता है, जो देख के वो एग्जामिनर शॉक होते हुए कहता है दोबारा एक और एस रैंक पोटेंशियल यूजर। इधर गोंगटिंग भी ये देख के पूरी तरह हैरान होता है। तभी हम देखते हैं स्क्रीन पे वार्निंग शो करने लगता है जिसके साथ ही उसका पोटेंशियल रैंक चेंज होके एस रैंक हो जाता है। साथ ही सिस्टम पे लिखा होता है जो पोटेंशियल वैल्यू है वो अनडिटेक्टेबल है, सिस्टम अपने मैक्सिमम लोड को एक्सीड कर गया है। जिसके साथ ही वो ट्रेनिंग डीमन लेयर कोलैप्स होने लगता है, जो देख के वो एग्जामिनर घबराते हुए कहता है अरे नहीं, जो डीमन हार्ट है वो ओवरलोड हो गया है, तो जल्दी वहां जाओ और उस स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करो। वही हम डीमन लेयर के अंदर का सीन
सीन देखते हैं जहाँ वो डीमन हार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, जो देख के वो एग्जामिनर्स कहते हैं क्या ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि आज ये कुछ ज्यादा ही यूज हो गया है। इधर सीचन अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है मैंने एक्सीडेंटली उस डीमन हार्ट को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया जिस वजह से वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन मैं इस बात पे सरप्राइज हूँ कि ये पावर ऑफ ग्लूटेनिंग किसी मशीन के कोर को भी डिवोवर कर सकती है। वही हम देखते हैं उसने उस डीमन हार्ट को डिवोवर कर लिया होता है जो एक ए रैंक होता है, जिसे यूज करने के बाद ये अपने 100 मीटर के रेडियस में किसी के भी लेवल को देख सकता है, साथ ही उस रेंज के अंदर किसी डेंजर को भी सेंस कर सकता है, जिसके साथ ही वो उस डीमन लेयर से बाहर आ जाता है जहाँ वो अपने एग्जीक्यूटिव डीमन हार्ट को एक्टिवेट करके उन सभी के लेवल को देखने लगता है, जहाँ वो उस गोंगटिंग के भी लेवल को देखता है जो असल में एक मिड टायर सी रैंक होता है, जो देख के सीचन कहता है तो ये अपने रियल स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा था लेकिन ये भी कुछ खास नहीं है। तभी वो एग्जामिनर भी बाहर आते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि ये डीमन हार्ट आज कुछ ज्यादा ही यूज होने की वजह से डेड हो गया है, तो आज का जो ग्रेड टेस्टिंग है वो सस्पेंड किया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है वो कल दोबारा आके अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लें। वहीं सीचन का जो डाटा है हमें लगता है कि उसमें कोई एरर्स आ गए हैं तो हम लोग इसे हायर अप्स को रिपोर्ट करेंगे। वहीं वो तीनों स्टूडेंट सीचन के पास आते हुए कहते हैं जो डाटा है वो गलत नहीं है, सीचन रियली में एक गॉडडैमेन जीनियस है। तभी जियान सीचन से कहता है मुझे पता था कि तुम जैसा एक लूजर आखिर सी रैंक को कैसे रीच कर सकता है, जरूर उस मशीन में कोई ग्लिच आ गया होगा, साथ ही तुमने उस डीमन हार्ट को ब्रोक कर दिया है और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से ऐसे ही जा सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है या नहीं? तुम्हारे वजह से बाकी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स काउंसिल को कल के लिए वेट करना पड़ेगा, तो क्या तुम उनके वेस्ट हुए टाइम को कंपनसेट कर सकते हो? जो देख के सीचन गुस्से से कहता है क्या मैं इस बकबक करने वाले पर्सन को यहीं पर क्रिपल कर दूं? तभी गोंगटिंग जियान से कहता है अपने टीममेट्स के साथ इतना डिसरेस्पेक्टफुल मत बनो। साथ ही वो सामने आते हुए सीचन से कहता है क्या तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेंथ की मदद से हम लोग इजिली इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में हिस्ट्री के हाईएस्ट स्कोर को रीच कर सकते हैं। सीचन वहीं ये देख के जियान सोचता है अगर ये हमारे स्क्वाड को ज्वाइन करता है तो हम लोगों में से जरूर किसी को किक आउट होना पड़ेगा, लेकिन आखिर मैं इसे अपने ब्रदर्स को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? गोंगटिंग के टीम में ज्वाइन करना मतलब ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में फर्स्ट प्लेस को हासिल करने जैसा है, लेकिन अगर गोंगटिंग ने पर्सनली कहा है तो मुझे इसे थोड़ा रिस्पेक्ट देना होगा। साथ ही वो सीचन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है अगर ऐसा है तो इस टीम में तुम्हारा वेलकम है, लेकिन तभी सीचन उसके हाथ को झटकते हुए कहता है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो देख के वो दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। साथ ही जियान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है बच्चे तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, हमारे टीम का स्ट्रेंथ इस पूरे स्कूल में नंबर 1 है। जिसपे सीचन उसे कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम काफी ज्यादा बकबक कर रहे हो तो अब से मुझे परेशान करना बंद करो। वहीं ये देख के आसपास के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं आखिर सीचन के पास कितना ज्यादा गट्स है कि ये गोंगटिंग के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। क्या इसे लगता है कि ये अकेले ही फर्स्ट प्लेस को विन कर सकता है? लेकिन खैर इसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो सी रैंक मिड टायर है, तो ऐसा लगता है कि अब एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। वहीं गोंगटिंग कहता है कोई नहीं, ऐसा लगता है कि ब्रदर सीचन के पास खुद के ख्यालात हैं। इधर हम नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल युवान लांग को देखते हैं जो लिंग यूई से कहते हैं मुझे लगा था कि इस साल एक न्यू हिस्ट्री रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन अफसोस कि ये दोनों टीम अप नहीं कर पाए। जिसपे लिंग यूई कहती है लेकिन ये इस वजह से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। गोंगटेंग जो कि एक नोबिलिटी है जिसके लिए ये रिफ्यूजल एक खुलेआम वार की डिक्लेरेशन है। हमारा प्रेसिडेंट कोई ऐसा नहीं है जिसे कि तुम इजिली डील कर सकते हो। इधर जियान कहता है ये सब केवल उस टेस्ट एरर की वजह से हुआ है, लेकिन उसे लग रहा है कि वो रियली में एक सी रैंक अवेकनर है। जो सुन के गोंगटिंग कहता है तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि उसका जो टेस्ट है वो गलत है या फिर नहीं। अगर मेरे लिए मिलियंस में भी 1% चांस हो तो भी मैं किसी और को अपना फर्स्ट प्लेस नहीं लेने दूंगा। जिसपे जियान कहता है वो अभी एक न्यूली स्टूडेंट है जिसके पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप कहें तो मैं उसे एक अच्छा लेसन सिखा सकता हूँ। जिसपे गोंगटिंग कहता है जो करना है वो करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक स्टूडेंट कहता है ब्रदर जियांग मैंने सुना है कि सीचन स्कूल से कहीं बाहर गया है। जो सुन के जियांग कहता है ऐसा लगता है कि हेवन खुद मेरी हेल्प कर रहा है स्कूल के आउटसाइड, ये मेरे लिए और भी ज्यादा कन्वीनियंट है उससे रूथलेसली डील करने के लिए। इधर हम सीचन को देखते हैं जो कहीं चलते हुए जा रहा होता है और सोचता है मेरे पिछले लाइफ में एक पिक गिल्ड की टीम ने काउंटलेस डीमन लेयर्स को कॉन्कर किया था, लेकिन एक सर्टेन डीमन लेयर के अंदर उन्होंने एक ऐसे डीमन का इनकाउंटर किया जिसे उन सब ने पहले कभी नहीं देखा था। फर्स्ट डीमन किंग वार था जिसने उस पिक गिल्ड को पूरी तरह से इनहेलिएट कर दिया, जिसके बाद वो उस डीमन लेयर के अंदर से ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड किया और अभी मुझे उसके बारे में इतना ही पता है। तो इस लाइफ में मुझे उस स्पेसिफिक डीमन लेयर के लोकेशन को जल्द ही ढूंढने के लिए एक प्लेन को फॉर्म करना होगा, जिसके लिए मुझे काफी सारे पैसों की जरूरत है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो एक बिल्डिंग के सामने आ गया होता है, जिसके अंदर जाते हुए वो सोचता है जो मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज हॉल है वो मिथ्रिल गिल्ड के अंदर आता है, जो फ्यूचर में इस कंट्री का लार्जेस्ट मटेरियल एक्सचेंजिंग हॉल बनेगा। साथ ही जो वेपन्स और इक्विपमेंट्स हैं वो अवेकनर्स के लिए एक की एलिमेंट है। तो जो मटेरियल एक्सचेंज हॉल है
वो हम अवेकनर्स के लिए नेसेसरी है अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने और बेचने के लिए, और अभी मेरे लिए शायद सबसे फास्टेस्ट तरीका पैसा कमाने के लिए। जिसके साथ ही वो एक काउंटर पे कुछ डेथ हाउंड के फैन को रखता है, जिसे देख के वो काउंटर मैनेजर कहता है, आखिर तुम जैसा एक स्टूडेंट के पास इस जैसी चीज कैसे आया, और सबसे बड़ी बात, आखिर मैंने इस जैसे चीज को पहले क्यों नहीं देखा। जिसपे सीचन उससे कहता है, इसे एक मॉन्स्टर ने ड्रॉप किया है। वहीं उस काउंटर मैनेजर की असिस्टेंट उस फैन को देख के कहती है, अगर मुझे सही से याद है तो ये एक ई ग्रेड क्लाउड टाइप मॉन्स्टर सेंगफेंग का फैंग है, जो किसी ई ग्रेड क्लाउड टाइप स्पेक्टर और ग्राउंड पाउडर को बनाने में काम आता है। जो सुन के वो काउंटर मैनेजर कहता है, ठीक है, मैं जो एक्सचेंज करता हूँ वो सभी हाई ग्रेड मटेरियल होते हैं जो डी रैंक या उससे अबव होते हैं, तो ये मेरे लिए ऑब्वियस है कि मैं इस जैसे लो ग्रेड मटेरियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। साथ ही वो वहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लो। जिसके साथ ही वो असिस्टेंट सीचन को उसे उसके फैन की प्राइस दे देती है, जो असल में 18,000 युआन होते हैं। जो देख के सीचन सोचता है, ये मेरे रेंट के प्रॉब्लम के लिए इनफ है। जिसके साथ ही वो अपने पास से उस रक्षा ब्लेड को बाहर निकालते हुए कहता है, तो फिर आखिर इसके बारे में क्या। वही वो असिस्टेंट उस रक्षा ब्लेड को देखते हुए कहती है, ये एक काफी कूल ग्रेड स्वॉर्ड है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं ये फील करके बता सकती हूँ कि ये बी ग्रेड या उससे भी हायर ए ग्रेड वेपन हो सकता है। जो सुन के वो काउंटर मैनेजर कहता है, ए ग्रेड, क्या तुम सपने देख रही हो। एक ए ग्रेड वेपन की कीमत 1 मिलियन युआन से स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक भी ए ग्रेड या उससे हायर ग्रेड के वेपन को नहीं एनकाउंटर किया। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो, ये सर्टनली कोई बी ग्रेड या ए ग्रेड इक्विपमेंट नहीं है। जो सुन के वो काउंटर मैनेजर कहता है, बॉस ने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जैसे किसी पुअर स्टूडेंट के पास आखिर कोई हाई ग्रेड वेपन कैसे हो सकता है। वहीं वो पर्सन कहता है, ये इक्विपमेंट जरूर लैंड ऑफ फ्रूगेटरी से बिलोंग करता है, जो असल में एक एस ग्रेड इक्विपमेंट है। जो सुन के वो काउंटर मैनेजर पूरी तरह शॉक होते हुए कहता है, क्या एस ग्रेड वेपन। वहीं वो सीचन के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मैथिलीन एक्सचेंज हॉल में तुम्हारा स्वागत है, प्लीज वीआईपी रूम तक मुझे फॉलो करो, जहां हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, जहां तुम किसी भी रिक्वेस्ट को फ्रीली मेंशन कर सकते हो। वहीं उस पर्सन को देख के सीचन सोचता है, फाइनली तुम अपीयर हो ही गए क्विंग जी। जिसके साथ ही हम उन तीनों को वीआईपी रूम के अंदर देखते हैं, जहां किंग जी कहता है, सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस इक्विपमेंट को किस प्राइस में सेल करना चाहते हैं। जिस पर सीचन उससे कहता है 1 मिलियन। जो सुन के किंग जी कहता है, केवल 1 मिलियन। सर क्या आपको पता भी है कि एक ए रैंक वेपन भी कई मिलियंस में बिकता है, तो ये तो एक एस रैंक वेपन है जो मार्केट में इजिली टेंस ऑफ मिलियंस में बिक सकता है, जो मार्केट में भूचाल भी मचा सकता है, ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल है। जिसपे सीचन उससे कहता है, मैं इस वेपन को गिरवी रख के 1 मिलियन लोन लेना चाहता हूँ, जिसे मैं 1 महीने के अंदर पे बैक कर दूंगा। जो सुन के क्विंग जी सोचता है, एक एस रैंक वेपन को लोन के लिए गिरवी रखना, क्या रियली में इसके बारे में कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सोच सकता है। ऐसा लगता है कि इसे इस स्वॉर्ड को बेचने का कोई इरादा नहीं है। क्या ये बाद में इसे अपने लिए यूज करना चाहता है। ये अपने एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर लग रहा है, और ऊपर से एक इस जैसे ट्रेजर को पोजेस करना, क्या ये किसी रिच फैमिली का लड़का है जो अपने घर से भागा है, या फिर ये कोई हिडन प्रोडिजी है जो अपने ट्रू एबिलिटी को हाइड कर रहा है। जो भी हो, ये क्लियरली कोई ऑर्डिनरी मैन तो नहीं है। वहीं सीचन उसे कहता है, मैं तुम्हारे लोन को 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। जो सुन के क्विंग जी उस असिस्टेंट से कहता है, सियाओली तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जाओ। जिसके बाद वो सीचन से कहता है, अगर मैं सही से गेस कर रहा हूँ तो तुम जिस स्कूल को अटेंड करते हो वो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है, और मेरे नॉलेज के हिसाब से जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है वो आज से 1 महीने बाद एनुअल ग्रेजुएशन एग्जाम को होल्ड करने वाला है, और जो फर्स्ट प्लेस का प्राइज है वो एग्जैक्टली 1 बिलियन है। तो अगर मैं सही से गेस करूँ तो ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो कि तुम उस एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस को विन कर सकते हो। तो तुम 1 महीने तक तो वेट कर ही सकते थे उस प्राइज मनी को विन करने के लिए, लेकिन तुम अर्जेंटली इस आइटम को लोन के लिए ऑफर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस समय उस पैसे की कुछ ज्यादा ही जरूरत है, जिस वजह से इस जैसा रिस्की ऑप्शन तुम्हारा लास्ट रिस्टोर बचा है। तो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 1.5 मिलियन लोन अभी के अभी कैश दे सकता हूँ, वो भी 1 महीने के लिए 0 इंटरेस्ट के साथ। तो तुम इसे हमारे बीच के फ्रेंडशिप की शुरुआत समझ सकते हो, और हाँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस कॉन्वर्सेशन को पूरी तरह हाइड करके रखूंगा। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई ट्रेड करना हो तो प्लीज हमारे एक्सचेंज फैसिलिटी को एक बार कंसीडर करना। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हम दोनों के बीच का जो डील हो वो पूरी तरह प्रॉफिटेबल हो। जो सुन के सीचन सोचता है, इसने बस मेरे कुछ ही शब्दों से मेरे पूरे सिचुएशन को समझ लिया, और मेरे सिचुएशन का एडवांटेज लेने के बजाय ये मुझे और भी बेटर टर्म्स ऑफर कर रहा है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए। और इसी वजह से किंग जी इस मैथिलीन एक्सचेंज हॉल को फ्यूचर में वर्ल्ड प्राइमरी एक्सचेंज हॉल तक ले जाता है। साथ ही उस डिमन किंग वर्थ को एलिमिनेट करने के लिए मैं अकेले अपने स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए कुछ ट्रस्टवर्थी टीममेट्स को बनाना होगा। जिसके साथ ही वो कहता है, जो मैजिक कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, साथ ही जो फंड है वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही वो सीचन से कहता है, लेकिन तुमने इस ग्रेड वेपन को यहाँ पर गिरवी रखा है, तो आखिर तुम अपने ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए
लिए क्या यूज करोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया ए रैंक या फिर कोई बी रैंक इक्विपमेंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जिसपे सीचेन उसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपने पास से एक और रक्षा सा ब्लेड को निकालते हुए कहता है मेरे पास एक और वेपन है जैसा मैंने अभी तुम्हें दिया है, जो देख के वो सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वहीं क्विंग जी उस असिस्टेंट सियाओली से कहता है इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट को केयर करने के लिए मैं तुम्हें अब से एक सुपरवाइजर रैंक पर प्रमोट करता हूँ। तभी सीचेन उसे कहता है अरे हाँ, मैं किसी चीज को बाय करना चाहता हूँ। जिसके साथ ही हम सीचेन को देखते हैं जो अपने सिस्टर को पिकअप करने के लिए कैंगचेंग कंट्री के बस टर्मिनल पर आ गया होता है, जहाँ वो खड़ा होकर सोचता है मेरे पिछले लाइफ में मैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो कि मैं अपने पावर को अवेक नहीं कर पाया था। इस वजह से कोई भी गिल्ड मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, जिस वजह से मैं रैंडमली किसी भी जॉब को करके थोड़ा बहुत पैसे अर्न कर पाता था। वहीं हमारे फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी काफी ज्यादा खराब थी, जिस वजह से मैं और मेरी सिस्टर काफी एडजस्ट करके सर्वाइव किया करते थे। वहीं मेरी सिस्टर ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने ड्रीम स्कूल के एडमिशन को भी गिव अप कर दी। साथ ही वो सोचता है काफी देर हो चुकी है, यूनी को अब तक बस से उतर जाना चाहिए था। तभी उसकी सिस्टर उससे कहती है ब्रदर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम किसी को पिक करने जा रहे हो तो तुम्हें एंट्रेंस पे नहीं बल्कि एग्जिट पे जाना चाहिए। हम लोग दोबारा मंथली रेट को पे करने के बाद ब्रोकन हो जाएंगे। वहीं अपने सिस्टर को देख के सीचेन पूरी तरह स्टॉक हो जाता है और सोचता है 7 साल, पूरे 7 साल हो गए हैं मुझे तुम्हें देखे हुए। जिसके साथ ही वो अपने सिस्टर को गले से लगा लेता है, जिस पर उसकी सिस्टर उसे गुदगुदी करते हुए कहती है क्या तुम मुझे कस के मारना चाहते हो? साथ ही वो उसे कहती है तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है या फिर कुछ और? वहीं सीचेन उसे देखते हुए सोचता है इस लाइफ में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना ही तुम्हें और ज्यादा सफर करने दूंगा। वहीं हम एक जगह कुछ लोगों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं ये डेफिनेटली वही रास्ता है जहाँ से वो पैथेटिक लड़का सीचेन अपने घर जाता है। जिसपे हम देखते हैं जियांग जियान उन सभी से कहता है तुम सब कहीं जाकर छुप जाओ और जब वो आए तो तुम सब बाहर आ जाना। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि उसे ये बात अच्छे से याद हो कि हम लोगों से पंगा लेना कोई आम बात नहीं है। जिसपे उनमें से एक पर्सन कहता है लेकिन बॉस हम सभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, तो अगर कहीं ये मैटर बाहर चला गया तो? जिसपे जियांग जियान कहता है मैं बॉस उस लड़के को एक छोटा सा लेसन सिखाना चाहता था, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है वो मुझे काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगा। उस ई रैंक ट्रैश को ऐसा लगता है कि वो रियली में एक सी रैंक अवेकनर बन गया है। मैं जो कि इस पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट क्लाउड टाइप असासिन हूँ, तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वो ग्रेजुएशन असाइनमेंट को भी देने के काबिल ना बचे। जिसके साथ ही हम सीचेन और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जहाँ चलते हुए उसकी सिस्टर सीचेन से कहती है ब्रदर तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हो, क्या तुम अपने ग्रेजुएशन एग्जाम को लेकर परेशान हो? लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें चेंज होती रहती है, तुम ये बात मुझे हमेशा किया करते थे, तो आखिर तुम इतनी अजीब कैसे हो सकते हो? वही ये देख के सीचेन सोचता है यूनी तुम काफी ज्यादा प्रोस्पेक्टिव हो, तुमने पहले ही बार में ये नोटिस कर लिया कि मेरे अंदर कुछ डिफरेंट है, और ऊपर से तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं अपने पावर को अवेक कर लिया हूँ, तो तुम जरूर अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोच रही होगी। तभी हम उन पर्संस को देखते हैं जिनमें से एक स्टूडेंट कहता है बॉस उस लड़के के साथ एक छोटी लड़की भी है। जिसपे जियांग जियान कहता है तो ये तो और भी ज्यादा परफेक्ट है, इस एरिया में कोई कैमरा भी नहीं है, तो ये हमारे लिए एक लकी डे है। वहीं इधर सीचेन भी उन लोगों के प्रेजेंस को फील कर लेता है। साथ ही वो अपने पास से एक ईयरबड को निकाल के अपने सिस्टर के कानों में लगाते हुए कहता है मैंने रिसेंटली इस सॉन्ग को काफी बार सुना है, ये सॉन्ग काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम भी इसे एक बार सुनो। वहीं उसकी सिस्टर सोचती है ये पहले कभी म्यूजिक नहीं सुना करता था, लेकिन खैर एक म्यूजिक ही एक पर्सन के मेंटल स्टेट को शो करता है, तो मैं इसे सुन के अपने ब्रदर के पर्सनैलिटी के बारे में और भी जान सकती हूँ। वहीं इधर सीचेन अपने एग्जीक्यूटिव डीमन हार्ट को एक्टिवेट करके उन सभी के लेवल को देखता है। साथ ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मैंने अपने आखिरी फैमिली मेंबर को खो दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सभी चीजों को खो दिया हूँ, और इस लाइफ में जब मैं वापस आया हूँ तो फाइनली मैं अपने सिस्टर को दोबारा वापस देख पाया हूँ, तो आखिर तुम कमीनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस हैप्पी मोमेंट को रुइन करने की? इतना कह के वो उन सभी को कुत्तों की तरह धोने लगता है, जो देख के जियांग जियान की तो फट के चार हो जाती है, और वो कहता है आखिर ये लड़का जो आज ही अपने क्लास को अवेक किया है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? साथ ही वो अपने क्लास को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाउड टाइप असासिन हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बीट नहीं कर सकता? लेकिन तभी सीचेन उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है। वहीं सीचेन उसे कहता है मैंने तुम्हें क्लियरली कहा था कि मुझे दोबारा परेशान मत करो, लेकिन तुम्हें आखिर ये बात समझ क्यों नहीं आई? वहीं जियांग जियान कहता है मेरे सभी रिब्स टूट चुके हैं और मेरे दोनों लिम्स भी ब्रोक हो चुके हैं, क्या इसका रैंक असेसमेंट सही में सी रैंक ही है? साथ ही वो रोते हुए सीचेन से सॉरी भी कहता है, जिसपे सीचेन उसे पकड़ते हुए कहता है चुप रहो, अगर तुमने जरा भी आवाज किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। वहीं ये देख के जियांग जियान सोचता है इसकी आंखों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, क्या ये रियली में एक न्यूली स्टूडेंट है? लेकिन आखिर इसके अंदर इतनी इंटेंस किलिंग इंटेंट कैसे हो सकती है? वहीं सीचेन उसे कहता है मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूँ उसे तुम अच्छे से याद रखना, तुम सभी के सभी अगर मुझे दोबारा परेशान किए
या फिर मेरे सिस्टर को हार्म करने की कोशिश की, या अगर तुम उसके सामने आने की हिम्मत भी की तो तुम सबके सब एक एक करके इस दुनिया से परमानेंटली डिसअपीयर हो जाओगे। इधर सीचन की सिस्टर उस गाने को सुनते हुए सोचती है ये गाना काफी ज्यादा लोनली है, आखिर वो इस गाने को कैसे सुन सकता है, क्या मैं हमेशा उसके साथ नहीं रहती हूँ। साथ ही वो पीछे मुड़ते हुए कहती है बिग ब्रदर ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वहीं हम देखते हैं सीचन अपने हाथ में कुछ लिए वहाँ पर खड़ा होता है और अपने सिस्टर से कहता है यूनी ये तुम्हारे लिए है। वहीं उस चीज को देख के उसकी सिस्टर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहती है ये तो एक मैजिक होलोग्राफी पेन है और ऊपर से ये लेटेस्ट स्टाइल का है। साथ ही वो सीचन से कहती है इसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है, तो आखिर तुमने इसे बाई कैसे किया। वहीं ये देख के सीचन सोचता है मैंने अपने पिछले लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे सपनों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन इस लाइफ में मैं उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो दोनों अपने घर आ चुके होते हैं, जहाँ उसकी सिस्टर उस पेन को यूज करके होलोग्राफी इमेज को ट्राई कर रही होती है, जहाँ वो सीचन से कहती है मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये सही में वर्क कर रहा है। साथ ही वो उससे कहती है लेकिन ब्रदर हमें अभी अपने रूम के रेंट को भी पे करना है, लेकिन तुम उन पैसों को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। जिसपे सीचन उसे कहता है मैंने पहले ही इस साल के रेंट को फुली पे कर दिया है। साथ ही वो अपने सिस्टर से झूठ बोलते हुए कहता है मैंने एक स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट किया है जिस वजह से मैं इन पैसों को अर्न कर पाया है। जो सुन के उसकी सिस्टर सोचती है ब्रदर तुम्हें अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता और अब तुम मुझसे सीक्रेट को भी छुपाने लगे हो, लेकिन इतने सालों बाद मैं तुम्हारे फेस पे इतने हैप्पी स्माइल को देखा है। साथ ही वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है एनीवेज चाहे जो भी मैटर हो लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा पुश मत करना। जिसके साथ ही हम एक दूसरे जगह का सीन देखते हैं जहाँ गोंगटिंग किसी से कहता है जियांग जियान और बाकी स्टूडेंट्स की जो इंजरी है वो इतनी ज्यादा है कि उनकी पूरी बॉडी 60% तक फ्रैक्चर हो गई है और इस यूनिवर्सिटी के टॉप डॉक्टर भी उसे 1 महीने के अंदर हिल नहीं कर सकते। मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो एक्चुअली सीचन से फाइट ले लिया और इस हद तक पिट गया। जिसपे वो वाइस प्रेसिडेंट लिंग युई उससे कहती है ऐसा लगता है कि वो सब इस साल के ग्रेजुएशन एग्जाम को मिस कर देंगे। जिस पर गोंगटिंग कहता है ये मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, उन सब के अलावा भी मेरी टीम बेटर है। जिस पर एक और पर्सन उसे कहता है दोबारा वही सीचन। वहीं हम देखते हैं ये पर्सन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के कैरियर सर्विस का डायरेक्टर होता है गोंग सुआन, जो गोंगटिंग से कहता है मैंने ये कंफर्म किया है जो रैंकिंग लिस्ट का इंटरनल रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। वो रियली में एक सी रैंक अवेकनर है जिसका रैंक इस पूरे स्कूल में तुमसे हायर है। तुम्हारे फादर ने इस बार अलायंस के वाइस चेयरमैन को इनवाइट किया है पर्सनली तुम्हारे परफॉर्मेंस को शो कराने के लिए, तो तुम ये मेक श्योर करना कि इस ग्रेजुएशन असेसमेंट में कोई भी तुम्हारे स्पॉटलाइट को ना ले पाए। जिसपे गोंगटिंग उस पर्सन से कहता है सर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्या आपको सही में लगता है कि मैं उस रैंकिंग असेसमेंट के दौरान अपने फुल एबिलिटी को यूज किया था। आप निश्चिंत रहिए कॉम्बैट एग्जामिनेशन के दिन में उन सभी को दिखा दूंगा कि आखिर इस स्कूल में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। जिसके साथ ही हम सीचन को देखते हैं जो नहाते हुए सोच रहा होता है मैंने अपने आज के सिस्टम टास्क को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही जो पैसे की प्रॉब्लम थी उसे भी सॉल्व कर दिया है, तो अब सब चीज अच्छे से चल रहा है। तो अब मेरे लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के प्राइज को सिक्योर करना है ताकि मैं क्यून जी के उस लोन को पे बैक कर पाऊँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में कई सारी चीजों की जरूरत है जिसमें कि वो मेरी हेल्प कर सकता है। साथ ही उस एग्जामिनेशन को स्टार्ट होने में 1 महीने से कम का भी समय बचा है, तो मुझे इन दिनों में अपने लेवल को थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो दोबारा उस प्लेस के अंदर आ जाता है जहाँ वो टावर की ओर जाते हुए कहता है रैंकिंग असेसमेंट के रिजल्ट के बाद मुझे ये कंफर्म तो हो गया है कि मेरा जो सबसे वीकेस्ट क्लास ग्राउंड किंग है उसका लेवल सी रैंक मिड टायर है और मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास का जो रैंक है वो डिस्प्ले भी नहीं हो पाया। इवन मेरा ये क्लास प्रुगोटरी राक्षसा जो करंटली एस रैंक क्लास है उसे मैं अभी अपने फुल पोटेंशियल पर भी यूज नहीं कर सकता और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका जो फुल पोटेंशियल है वो क्या है। तो अभी मेरे पास जो ये दोनों क्लास हैं उनका रैंक मुझे कंफर्म नहीं है। साथ ही वो उस वर्ड की को यूज करके उस टावर के गेट को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि आखिर ये टावर ऑफ डार्कनेस आखिर किस जैसा प्लेस है। वहीं हम उस टावर के अंदर का सीन देखते हैं जो देख के सीचन कहता है ये प्लेस तो वहीं हम देखते हैं ये स्टार वेस्टलैंड होता है। तभी सीचन एक पावरफुल ग्रेविटी फोर्स को फील करता है जिसे फील करने के बाद वो कहता है यहाँ का ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज्यादा है। साथ ही वो कहता है यहाँ पे आने के बाद वो डोर जिसके थ्रू मैं यहाँ पर आया था वो गायब हो चुका है। ऐसा लगता है मुझे उस डोर को दोबारा ओपन करने के लिए इस फ्लोर के बॉस को मारना होगा, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे स्ट्रेंथ को काफी ड्रेस्टिकली चेंज कर दिया है जिस वजह से मैं अपने 30% स्ट्रेंथ को ही यूज कर सकता हूँ। मुझे इस प्लेस पे जल्दी अपने आप को अडेप्ट करना होगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक पैंथम लॉयन जो एक बी रैंक 1 स्टार वॉरियर होता है वो आ जाता है, जो देखकर सीचन अपने लाइटिंग असैसिन के क्लास को स्विच करते हुए कहता है तो इस फ्लोर का जो मॉन्स्टर होने वाला है वो तुम हो। जिसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, जहाँ वो उससे फाइट करते हुए कहता है मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा हैवी हो गई है तो मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। इतना कह के वो अपने लाइटनिंग ब्लेड से उसके वाइटल पॉइंट पर हिट करता है, लेकिन वो उसके वाइटल पॉइंट को मिस कर देता है। तभी वो पैंथम लॉयन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के वो कहता है मेरी असैसिन क्लास के लिए इस जैसा इन्वायरमेंट पूरी तरह से डिसएडवांटेज है, लेकिन ये मॉन्स्टर
मॉन्स्टर यहाँ पर इजिली मूव कर पा रहा है। क्या ये सब इस मैजिक टावर की वजह से हो रहा है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने प्रोगोटरी राक्षसा की क्लास से डील करता हूँ। साथ ही वो कहता है अलग अलग क्लासेस के अलग अलग कोर एडवांटेज होते हैं। साथ ही वो अपने स्किल ग्रेविटी मैनिपुलेशन का यूज करके अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा मैक्सिमाइज कर देता है और कहता है इस जैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पहले से ही ग्रेविटी है वहाँ मेरे ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। साथ ही वो उस पैंथम लॉयन को एक पावरफुल पंच मारता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सक्सेसफुली उस पैंथम लॉयन को मार दिया होता है, जिस वजह से वो एक बार और लेवल अप कर लेता है। साथ ही वो कहता है जितने भी क्लासेस हैं उनके एट्रीब्यूट के सामने स्टार होते हैं जो उनके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। जितना ज्यादा स्टार हो उतना ही हायर स्ट्रेंथ। और मेरे प्रोगोटरी राक्षसा का जो ओवरऑल स्टेटस है वो 11 स्टार है। वहीं मेरे लाइटिंग असासिन का जो ओवरऑल स्टेटस है वो 9 स्टार है। लेकिन बस एक बी रैंक मॉन्स्टर से ही डील करने में मैं अपने पूरे पावर को यूज कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरा ये जो 2 करंट क्लासेस हैं वो बी रैंक से हायर में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। साथ ही एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही है, मैंने इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से किल कर दिया है लेकिन आखिर सिस्टम ने डिवोवरेबल मार्क को शो क्यों नहीं किया और ना ही नेक्स्ट फ्लोर का गेट ही शो किया? क्या इसका मतलब जो रियल बॉस है वो अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ और मैं अभी जिस मॉन्स्टर को अपने फुल माइट के साथ मारा है वो बॉस एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर था? तभी हम देखते हैं कुछ और पैंथम लायन सीचन के ऊपर अटैक कर देते हैं जो सीचन को पूरी तरह से इंजर्ड करने लगते हैं। जो देख के सीचन कहता है अगर मैं इस मूवमेंट को देखते हुए सोचूं तो उस प्रोगोटरी राक्षसा के शब्द पूरी तरह सही हैं। एक बार मैं इस डोर को ओपन कर दिया तो फिर मैं एंडलेस पेन को फील करूंगा, लेकिन उन सभी को इंड्योर करके मुझे उन सभी को कॉन्कर करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो अचानक से घबराते हुए उठता है और अपने बॉडी को टच करते हुए कहता है वो मसल स्टीयरिंग, वो स्किल सेपरेटिंग, वो पेन पूरी तरह से मुझे रियल लग रहा था। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ली रोड ऑफ प्रोगोटरी बस केवल अभी शुरुआत है। जिसके साथ ही वो पर्सन गोंगसुआंग सभी स्टूडेंट से कहता है इस साल का जो स्टूडेंट मैच इन्फॉर्मेशन है वो तुम सभी के हाथ में लगे वेस्ट बैंड में ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है, तो तुम सब अपने वेस्ट बैंड को चेक करके अपने टीम फॉर्मेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो। वहीं हम उस इन्फॉर्मेशन स्टेटस को देखते हैं जिनमें सभी स्टूडेंट्स के नाम, रैंक और टायर होते हैं। जो देख के एक स्टूडेंट कहता है क्या इस इन्फॉर्मेशन में कुछ गलत है, क्योंकि जो सीचन है वो इस इन्फॉर्मेशन में क्लियरली ई रैंक लो टायर शो कर रहा है। जो देख के वो सभी स्टूडेंट सीचन की ओर देखते हुए सोचते हैं तो क्या इसका मतलब वो डीमन हार्ट रियली में ब्रोकन हो गया था? मैं ये सोच रहा था कि मैं प्रेसिडेंट गोंगटिंग के टीम को न ज्वाइन करके सीचन के टीम को ही ज्वाइन करता, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये केवल एक ई रैंक अवेकनर है। ये ग्रेजुएशन असेसमेंट हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने के लिए, तो आखिर हम लोग इस जैसे लो लेवल्स को क्यों ही अपने टीम में लें। वहीं इधर गोंगटिंग उस पर्सन गोंगसुआंग को देख रहा होता है जहाँ वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है डियर नेफ्यू, आखिर तुम कब इस ह्यूमन वर्ल्ड के नेचर को अच्छे से समझोगे। खैर चलो, मैं तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम्हें ये सिखाता हूँ। तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे साथ कम्पीट करने के लिए क्वालिफाई भी नहीं है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं वो स्टूडेंट गोंगटिंग से कहते हैं प्रेसिडेंट गोंगटिंग, क्या आपको टीममेट्स की जरूरत है? प्लीज आप मुझे अपने टीम में ज्वाइन कर ले। मैं पिछले 3 सालों से स्टूडेंट काउंसिल में काम कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको निराश नहीं करूंगा। वहीं वो स्टूडेंट गोंगटिंग के टीम को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर भीड़ लगा देते हैं। जो देखकर गोंगटिंग के साथ का एक स्टूडेंट उनसे कहता है तुम सब काफी ज्यादा शोर कर रहे हो, हम लोग केवल एक ही पर्सन को ले सकते हैं। जिसके कि आधे घंटे बाद हम देखते हैं कई स्टूडेंट्स ने अपने अपने टीम को फॉर्म कर लिया होता है। वहीं हम मालूम को देखते हैं जो कहता है हमने आसपास सभी से कहा लेकिन कोई भी हमारे साथ टीम अप करना नहीं चाहता। जिसपे सियांग झो कहता है हमारी टीम में केवल हम 4 ही लोग हैं और कोई भी हमारे साथ टीम फॉर्म करना नहीं चाहता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। जिसपे मालूम कहता है एक बात जो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है, आखिर सीचन का जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है वो लोवेस्ट कैसे हो सकता है? इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में रजिस्टर करने के लिए एक टीम में कम से कम 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिनमें से एटलीस्ट एक पर्सन को ई रैंक हाई टायर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर हम लोगों को टारगेट कर रहा है। वहीं सीचन सोचता है इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में सबके पास बस एक ही चांस है अपने आप को साबित करने के लिए। इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में हायर स्कोर को लाने के बाद ही तुम किसी हायर रैंकिंग गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। इस फाइनल असाइनमेंट में डीमन केव के अंदर जो मॉन्स्टर्स के नंबर होंगे वो तुम्हारे टीम मेंबर के नंबर से डिटरमाइंड होंगे, ना कि तुम्हारे पास जितने ज्यादा लोग होंगे तुम उतनी आसानी से हायर स्कोर को पा सकते हो। और इसी वजह से ये लोग गोंगटिंग के जैसे स्ट्रॉन्ग टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं और कोई भी लो रैंकेड के साथ टीम अप करना नहीं चाहता। और ऊपर से इन लोगों की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों के टीम में ही 3 लो ई रैंकर हैं, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम 3 ई रैंकर से अबेंडेंट कर दिए जाएंगे, जिस वजह से हम लोग इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करने के क्वालिफिकेशन को भी खो देंगे। तभी कोई उनसे कहता है सियांग झुओ, हम लोग एक पर्सन को मिस कर रहे हैं, तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? या फिर कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा है कि तुम इन 3 लो ई रैंकर्स के साथ टीम अप करना चाहते हो जो कि ग्रेजुएशन असाइनमेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं है? जिसपे सियांग झो कहता है सॉरी, हम लोग पहले ही एग्री कर लिए हैं कि हम लोग साथ में ही टीम अप करेंगे, तो मैं अपने रूममेट्स को नहीं छोड़ सकता। जो सुन के वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं ठीक है,
जैसा तुम चाहो। हम लोग केवल अपने नंबर्स को फुल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इधर मालोंग टीम स्टेटस को देखते हुए कहता है ऑलमोस्ट सभी लोग अपने टीम को फॉर्म कर लिए हैं और बस कुछ ही हाई टायर ई रैंकर बचे हैं। हम लोग केवल एक पर्सन को मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आना नहीं चाहता। वही सीचेन गोंगसुआन को देखते हुए सोचता है ये पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का डायरेक्टर है गोंगसुआन, इसका सरनेम गोंगटिंग के जैसा ही सेम है। ऐसा लगता है कि ये भी गोंग फैमिली से ही है। इतने इंपॉर्टेंट ग्रेजुएशन असाइनमेंट के रूल को चेंज करना और मेरे ट्रू रैंक को बदलना जिससे कि कोई भी मेरे साथ टीम अप न कर पाए, क्या इसे लगता है कि मैं गोंगटिंग के लिए एक थ्रेट हूँ? सच में जिन लोगों के पास पावर होता है उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करके रहूंगा। जिसके साथ ही वो अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे भी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ये असाइनमेंट ही ऐसा नहीं है जिससे कि तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को प्रूव कर सकते हो। इस अवेकनिंग स्कूल का एक अलग स्पेशल ट्रेडिशन है जहाँ तुम अपने क्लास के मास्टरी को कंफर्ट करके किसी भी स्टूडेंट को 1 वर्सेस 1 चैलेंज कर सकते हो। ये बिहेवियर पूरी तरह से प्रोवोकेशन है, लेकिन इससे तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को डायरेक्टली सबके सामने प्रूव कर सकते हो। एक सडन चैलेंज इनविटेशन को कोई भी रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन गोंगटिंग ऐसा नहीं करेगा। तो अगर मैं इसे डिफीट कर देता हूँ तो जो लोग हाई स्कोर को पाना चाहते हैं वो डेफिनेटली मेरे साथ टीम अप करेंगे। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है सी चैन, क्या तुम्हारी टीम अभी भी किसी पर्सन को मिस कर रही है? मैं भी इस साल इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और मैं स्कूल के दौरान ही डी रैंक को रीच कर ली थी, तो तुम्हारे टीम को ज्वाइन करने के बाद मेरी परफॉर्मेंस तुम्हें निराश नहीं करेगी। वहीं ये देख के गोंगटिंग पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं उसके साथ वाला वो स्टूडेंट कहता है कजिन आखिर ये तुम क्या कर रही हो? इधर गोंगसुआन भी हैरान होता है। वहीं वो स्टूडेंट ये देख के कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट लिंग्यू स्ट्रेस सीचेन के साथ टीम अप करना चाहती है, लेकिन ये तो आउटसाइड की एक एक्सचेंज स्टूडेंट है, तो आखिर ये इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट को पार्टिसिपेट करना क्यों चाहती है? और ऊपर से इसका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मैंने ये भी सुना है कि ये एक सुपर जीनियस गर्ल है जो कि सेंट किंगडम से बिलोंग करती है। वही गोंगसुआन सोचता है आखिर ये लड़की एक आउटसाइडर की हेल्प करना क्यों चाहती है? साथ ही वो कहता है स्टूडेंट लिंग्यू, एक एक्सचेंज स्टूडेंट होने के नाते तुम इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, और ऊपर से तुमने कभी भी रैंकिंग टेस्ट को नहीं दिया है, तो हम तुम्हारे रैंक को भी नहीं जानते, तो तुम्हारा इस असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करना रेगुलेशन के खिलाफ है। तभी वहाँ नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आते हुए कहते हैं डायरेक्टर गोंगसुआन बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं अचानक प्रिंसिपल को वहाँ देख के मालोंग काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं प्रिंसिपल को देख के गोंगसुआन भी खड़ा होते हुए सोचता है आखिर अभी ये यहाँ पे क्या करने आए हैं। इधर प्रिंसिपल लिंग्यू से कहते हैं तो फिर तुम इस फर्म में क्यों ज्वाइन हो रही हो? वहीं प्रिंसिपल को देख के सीचेन सोचता है अगर मुझे सही से याद है तो प्रिंसिपल का जो क्लास था वो वॉरियर था, तो आखिर इनके पास कोई टेलीपोर्टेशन एबिलिटी कैसे हो सकती है? इधर प्रिंसिपल लिंग्यू से कहते हैं अगर तुम पार्टिसिपेट करती हो तो ये इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट के फेयरनेस को ब्रेक कर देगा। इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट का जो मीनिंग है वो इन स्टूडेंट्स के रियल स्ट्रेंथ को देखना है। तो सुन के लिंग्यू कहती है अगर ऐसा है तो फिर इधर सीचेन अपने एग्जीक्यूटिव डीमन हट को यूज करके उन दोनों के रैंक को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उनके रैंक के सामने क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। तो देख के वो कहता है मैं इन दोनों के रैंक को डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। इधर ये सुन के गोंगसुआन कहता है हाँ प्रिंसिपल ने बिल्कुल सही कहा, हमारा स्कूल इसलिए ग्रेट माना जाता है क्योंकि हम हमेशा रूल्स को फॉलो करते हैं। जिसपे प्रिंसिपल कहते हैं इस नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का जो पर्पज है वो सुपर क्लास अवेकनर्स को कल्टीवेट करना है, जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को सबके सामने डिस्प्ले कर सके और इस वर्ल्ड में टैलेंटेड अवेकनर्स के सप्लाई को स्टेबल कर सके। और ये ग्रेजुएशन असाइनमेंट सालों से यूनिवर्सिटी का एक ट्रेडिशन है और ये इन स्टूडेंट्स के लाइफ का मोस्ट इंपोर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी है। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी स्पेशल फैक्टर की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देता है तो जो स्कूल है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो सुन के गोंगसुआन घबराते हुए सोचता है क्या इनकी बातों का मतलब, क्या इन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि मैं सीक्रेटली रैंकिंग में बदलाव किया है? लेकिन ये यूजुअली जैसे छोटे मैटर को केयर नहीं करते थे और ऊपर से आज ये लिंग्यू, क्या ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है? यार जो भी हो मुझे अब और इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोंगटिंग तुम्हारे अंकल यहीं तक तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वेल जो हाई रैंकेड स्टूडेंट है वो पहले ही अपनी टीम को फॉर्म कर चुके हैं, तो इस सीचन और उन तीनों ट्रेस की टीम तुम्हारे साथ कम्पीट भी नहीं कर सकती, तो इस बात तुम इजिली जीत जाओगे। साथ ही वो प्रिंसिपल से कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लैक की वजह से ये हुआ है जो करंट टीम फॉर्मेशन मोड को समझ नहीं पाए, जिस वजह से कुछ लोग अकेले बच गए हैं। साथ ही वो वहाँ अनाउंस करते हुए कहता है जो भी टीम जिसमें 5 मेंबर नहीं है और या फिर उस टीम में कोई हाई रैंकर नहीं है वो भी अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकता है। जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट का गेट है वो हमेशा सभी के लिए खुला है। जो देख के वो खुश होते हुए कहते हैं अब हम लोग सक्सेसफुली इस असाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही मालोंग सीचन से कहता है सीचन अब से तुम हमारे कैप्टन हो। इधर प्रिंसिपल लिंग्यू से कहते हैं इस सीचन के अंदर तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो जितना मैं इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा है। एक तरफ इस स्कूल के स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का लीडर हमारा प्रेसिडेंट गोंगटिंग और दूसरी तरफ यह सीचन जिसके की तीनों रूममेट्स ही लोवेस्ट रैंकर है। तो मैं ये सोच के ही उत्सुक हो रहा हूँ कि आखिर ये किस डीमन केव को चूज करने वाले हैं और इस असाइनमेंट के खत्म होने तक ये कितने स्कोर पॉइंट को कलेक्ट कर पाते हैं। इधर हम उस एग्जामिनर को देखते हैं जो उन सभी से कहता है अपने
टीम फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद जितने भी कैप्टन हैं वो अपने टीम के लिए अपने अपने डीमन केप को सिलेक्ट कर लें। तभी वो देखते हैं कि कोई अपने डीमन केप को पहले ही सिलेक्ट कर लिया होता है, जो देखकर वो कहते हैं इतनी जल्दी एक टीम ने अपने डीमन केप को सिलेक्ट कर लिया है। इधर वो स्टूडेंट्स ये देखते हुए कहते हैं ये तो सीचन है, सीचन की टीम ने ऑलरेडी अपने डीमन केप को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन जैसे ही वो उस डीमन केप के रैंक को देखते हैं वो घबराते हुए कहते हैं आखिर इसने ये क्या चूज किया है। वहीं इधर हमें इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट के बारे में बताया जाता है। ये इन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम है किसी रियल डीमन केप में इंटर होना, जहां तुम इस डीमन केप के अंदर मॉन्स्टर्स या लॉर्ड को मार के क्रेडिट ऑब्टेन कर सकते हो। इस डीमन केप के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद तुम जो मैक्सिमम पॉइंट को रिसीव करोगे वो 10 होगा। वहीं एक लॉर्ड मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम मैक्सिमम 20 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो। साथ ही इस कंपटीशन को 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने के बाद तुम और 20 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो, जो तुम्हारे डीमन केप के रैंक के मल्टीप्लिकेशन सिस्टम के हिसाब से तुम मैक्सिमम पॉइंट को रिसीव कर सकते हो। वहीं डिफरेंट रैंक डीमन केप के डिफरेंट रेट डिफिकल्टी होती है और डिफरेंट स्कोर मल्टीप्लायर। किसी एफ रैंक डीमन केप में तुम्हारे स्कोर को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम मैक्सिमम 75 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो। वहीं ई रैंक डीमन केप में तुम्हारे स्कोर को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम मैक्सिमम 100 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो। और जो भी टीम सबसे हाईएस्ट स्कोर को ले आएगी उस टीम के सभी मेंबर्स एम्पायर गिल्ड के ऑफर को रिसीव कर सकते हैं और उस टीम की एमवीपी डायरेक्टली मैनेजमेंट पॉइंट को रिसीव कर सकती है। साथ ही एम्पायर गिल्ड की तरफ से तुम 1 मिलियन बोनस को भी रिसीव कर सकते हो। वहीं 2 स्टूडेंट्स कहते हैं इस स्कूल असाइनमेंट के हिस्ट्री का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 90 पॉइंट है, जिसे इस एम्पायर रेजिमेंट के करंट लीडर ने अपने ग्रेजुएशन टाइम में क्रिएट किया था, जो अपने समय में काफी जीनियस स्टूडेंट हुआ करते थे। जिसपे वो दूसरा स्टूडेंट कहता है एक ई रैंक डीमन केप की जो डिफिकल्टी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। उस ई रैंक डीमन केप को क्लियर करने के लिए 3 डी रैंक अवेगनर की जरूरत पड़ती है। तो गोंगटिंग की जो टीम है वो हो सकता है इस स्कूल के हिस्ट्री रिकॉर्ड को चैलेंज कर पाए। तभी उन स्टूडेंट्स के ब्रेसबैंड पर नोटिफिकेशन आता है किसी ने अपने टीम को पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, जो देखकर वो कहते हैं आखिर कौन है जो इतनी जल्दी अपने टीम को चूज कर लिया। वहीं वो देखते हैं ये सीचन होता है जिसने एक डी रैंक डीमन केप को चूज किया होता है, जो देखकर वो कहते हैं क्या ये पागल हो गया है, आज तक किसी भी ग्रेजुएट ने किसी डी रैंक डीमन केप को रेड नहीं किया है, क्या इसने इसके बटन को गलती से दबा दिया है। वहीं इधर मालोंग भी सीचन से कहता है सीचन क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम ये भी जानते हो कि तुमने क्या चूज किया है। इधर सियांग झुओ भी अपने सर को पकड़ते हुए कहता है ये पूरी तरह से पागल हो गया है, आखिर मैं इन पागलों के ग्रुप में ज्वाइन ही क्यों हुआ हूँ और मैं अब इस टीम को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि इसके लिए काफी लेट हो गया है। इधर मालोंग दोबारा सीचन से कहता है बड़े भाई क्या तुम मेरी बातों को समझ भी पा रहे हो, ये एक डी रैंक डीमन केप है, डी रैंक मतलब, जिसपे सीचन उसे कहता है हाँ मुझे पता है और मैंने ये सोच समझ कर ही किया है। तभी दोबारा एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ गोंगटिंग ने भी एक डी रैंक डीमन केप को चूज किया होता है, जो देखकर वो स्टूडेंट कहते हैं ओ हेवन किसी ने दोबारा एक डी रैंक को चूज किया है, ऐसा लगता है कि इस साल हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। इधर गोंगटिंग के टीम मेंबर कहते हैं एक डी रैंक डीमन केप, इसके टीममेट्स इसके लिए एग्री भी नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि इनकी ये टीम जो अभी फॉर्म हुई है वो पलक झपकते ही तबाह हो गई, ये रियली में काफी ज्यादा शर्मनाक है। वहीं ये देख के मालोंग सोचता है सीचन के एक्सप्रेशन को देखने से ऐसा लगता है कि वो इसके लिए पूरी तरह डिटरमाइंड है, ये पावरफुल ऑरा जो इसके अंदर से निकल रहा है ये कब दिखने लगा है, बस कुछ समय पहले ही इस पूरे यूनिवर्सिटी में तुम मेरे ऊपर निर्भर हुआ करते थे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। खैर हम लोग 4 साल से एक साथ ही आए हैं तो अब मैं इसके आखिरी तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और वैसे भी हम लोग इस यूनिवर्सिटी के सबसे लोवेस्ट रैंकर हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है कि ये कोई डी रैंक है या फिर कोई एफ रैंक। वहीं सियांग यू भी एग्री करते हुए कहता है अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो देखते हैं कि आखिर एक डी रैंक डीमन केप के अंदर की जो दुनिया होती है वो कैसी दिखती है। जिसपे सियांग झुओ भी कहता है तुम गाइस सीरियसली में मैं अपने रूम का बॉस हुआ करता था तो आखिर मैं ही लेट कैसे हो सकता हूँ, मैं भी इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। एनीवे हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं तो चलो इसे पागलों की तरह करते हैं। वहीं ये देख के सीचन उनसे कहता है तुम गाइस एक डी रैंक को चूज करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसके थ्रू एमवीपी को पाना चाहता हूँ और अब तुम सब मेरी वजह से इस डी रैंक डीमन केप के अंदर इंटर करने वाले हो तो चलो सब एक साथ मिलकर हाईएस्ट स्कोर को ले आते हैं। वहीं ये सुन के गोंगटिंग कहता है सीचन इस पूरे स्कूल में केवल एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रह सकता है और जो एमवीपी है वो मेरा होने वाला है। वहीं ये देख के लिंग्यू कहती है गोंगटिंग के फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन मैंने पहली बार देखा है, ऐसा लगता है इन दोनों के बीच का जो स्ट्रगल है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सीचन के लिए एक डी रैंक को चूज करना ऐसा लगता है कि वो इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन चाहे वो एक सी रैंकर ही क्यों ना हो, एक लोवेस्ट रैंक टीम को डी रैंक डीमन केप में अकेले लीड करना ये इसके लिए भी इम्पॉसिबल है। खैर जो डी रैंक डीमन केप का मल्टीप्लायर सिस्टम है उसके हिसाब से तुम मैक्सिमम 150 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन उसकी डिफिकल्टी किसी ई रैंक डीमन केप से कहीं ज्यादा है। तो सुन के प्रिंसिपल कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस कॉम्बैट असाइनमेंट को स्टार्ट होने में अभी आधे महीने का समय है तो ये इतने कम समय में अपने परफॉर्मेंस को भी बढ़ा नहीं सकते। मैं ये होप करता हूँ कि सीचन और बाकी सब अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से परफॉर्म करें। जिसके साथ ही हम सीचन और उन तीनों को देखते हैं जहाँ वो ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ हार थक के बैठे होते हैं, जहाँ मालूम सीचन से कहता है जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं वो फंक्शन रूम में अपने एलिमेंटल पावर और मॉन्स्टर सिमुलेशन कॉम्बैट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आखिर हम लोग इन सभी चीजों को क्यों कर रहे हैं, बॉल को डॉज करना, स्प्रिंट, स्पिटल रनिंग, आखिर हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हमारा ग्रेजुएशन कोई प्लेग्राउंड नहीं है तो आखिर हम लोग इन चीजों को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो सुन के
सीचन उनसे कहता है तुम जिस स्टेट में हो उसमें नो मैटर कि तुम कितने ज्यादा एलिमेंटल पावर और वर्चुअल कॉम्बैट को प्रैक्टिस कर लो, वो सब मीनिंगलेस रहेंगे क्योंकि वो सब थ्योरेटिकली प्रैक्टिस है। और जब तुम किसी अननोन डंजन में इंटर करोगे जहां तुम उन मॉन्स्टर्स का सामना करोगे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा है, तो उस समय तुम जिस डर को महसूस करोगे उस वजह से तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगे। तो उस समय तुम्हारा भाग जिस चीज को डिसाइड करेगा वो थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं जिसे कि तुम्हारा ब्रेन प्रैक्टिस किया है, और ना ही वो वर्चुअल कॉम्बैट, बल्कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट। अभी तुम जिस स्टेमिना, एक्सप्लोजिवनेस और रिएक्शन स्पीड को ट्रेनिंग कर रहे हो वो तुम्हारे बॉडी के इंस्टिंक्ट को इंप्रूव कर रहा है। इस स्कूल के सिमुलेशन ट्रेनिंग से जो हमें हेल्प मिल रहा है वो काफी लिमिटेड है, और जो चीज रियली में यूजफुल है वो किसी रियल डिमन केव के अंदर तुम्हारा कॉम्बैट ट्रेनिंग है। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल अपने कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए किसी डिमन केव में इंटर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के पास इसका एडवांटेज होता है वो सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है जो अपने और आउटसाइडर के बीच के गैप को हर कीमत पे बढ़ा के रखते हैं, जिससे कि वो अपने पोजीशन को हमेशा हायर रख सके। वो अपने जन्म से ही उन चीजों को पोजेस करते हैं जिसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन अपने पूरे लाइफ टाइम में छू भी नहीं सकता। तो सुन के सियांग्यू कहता है तो फिर हम जैसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करें? जो सुन के सीचन कहता है हाईएस्ट स्कोर के साथ एम्पायर गिल्ड में इंटर करने के बाद ही हम उस हेरेसी को क्रॉस कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन असाइनमेंट सबके लिए आगे बढ़ने का एक मौका है, और ये मेरे लिए भी एक बढ़िया मौका है। मैंने तुम सबको जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करने के लिए मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो हम लोग इस कॉन्टेस्ट को डेफिनेटली विन करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने पूरे टाइम को डीमन टावर के अंदर और ट्रेनिंग में स्पेंड करता है, जहाँ वो उन फैंटम लॉन्स को मारते मारते अपने लेवल को लेवल 60 में लेवल कर लेता है। जिसके साथ ही हम ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट का दिन देखते हैं, जहाँ एक एग्जामिनर उन सबसे कहता है मैं इस कॉन्टेस्ट को एग्जामिन करने वाला हूँ, तो सभी प्रैक्टिशनर्स अपने अपने इक्विपमेंट और ब्रेसबैंड को अच्छे से पहन लें। ये ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट अब ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इसके साथ ही हम नेशनल अवेकनरी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल युआन लोंग किसी से कहते हैं हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया है चेयरमैन गोंग। जिस पर वो चेयरमैन गोंगलिंग जो एम्पायर गिल्ड का को फाउंडर और गोंगटिंग का फादर होता है वो कहता है हाँ तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ प्रिंसिपल। वहीं ये देख के वो स्टूडेंट कहते हैं ये पर्सन एम्पायर गिल्ड के उन फाउंडर्स में से एक है, लेकिन आखिर उस कार के अंदर कौन है जिसे कि एम्पायर गिल्ड के को फाउंडर और प्रिंसिपल पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। वहीं हम उस पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कैरल केवेंडिस होता है, जो कि वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस चेयरमैन होता है। जो देख के वो स्टूडेंट शॉक होते हुए कहते हैं ये तो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन है। तुम अपने आप को लकी समझो कि तुम इस जैसे बिग शॉट को अपनी लाइफ टाइम में एक बार देख पा रहे हो। अभी तो मैं सोचूं कि आज ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया क्लियर क्यों हुआ है। करंटली ये वर्ल्ड गिल्ड अलायंस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हमने इनके अटेंशन को पा लिया, नहीं अगर बस हमने अलायंस से कांटेक्ट भी कर लिया तो ये हमारे लाइफ को स्काई रॉकेट बना सकता है। वहीं इधर हम गोंगसुआन को देखते हैं जो किसी से कह रहा होता है 184 स्टूडेंट्स ने इस साल ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में पार्टिसिपेट किया है, जो सभी 28 टीम में डिवाइड है, जिनमें से 23 टीम ने एफ रैंक डीमन केव को चूज किया है और 3 टीम ने ई रैंक को। वहीं बस 2 टीम ही ऐसी है जो डी रैंक को चूज की है। जो सुन के वो लेडी जो गिल्ड अलायंस की सेक्रेटरी जनरल होती है सिग्रीड वो कहती है ओ तो इस साल किसी टीम ने डी रैंक डीमन केव को भी चूज किया है। किसी प्रोफेशनल टीम रेडर्स के लिए भी एक डी रैंक डीमन केव को क्लियर करना काफी डेंजरस होता है। क्या तुमने अपने स्टूडेंट्स को इसके डेंजर के बारे में अच्छे से बताया भी है या नहीं? जिसपे गोंगसुआन कहता है हमने नेचुरली उन्हें अच्छे से इसके डेंजर के बारे में एक्सप्लेन किया है। खैर जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को लैक कर रहे हैं, जिस वजह से वो किसी एफ रैंक डीमन केव के ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स को भी बेयरली हैंडल कर पा रहे हैं। तो उनके लिए किसी एफ रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर को डिफीट करना उन्हें इनके लिए अपना बेस्ट करना होगा। वहीं जो ई रैंक डीमन केव के अंदर का सिचुएशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ई रैंक डीमन केव के नॉर्मल मॉन्स्टर्स भी किसी एफ रैंक लॉर्ड के बराबर है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए किसी ई रैंक डीमन केव के लॉर्ड को मारना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जिसपे वो सेक्रेटरी जनरल कहती है अगर वो स्टूडेंट्स किसी डेंजर को इनकाउंटर करते हैं तो क्या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोटेक्टिव मेजर है? जिसपे गोंगसुआन कहता है सेक्रेटरी जनरल आप निश्चिंत रहिए, ये स्टूडेंट्स हमारे लिए मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेस हैं, तो हम इन्हें ऐसे ही कैसे मरने दे सकते हैं। अगर ये स्टूडेंट किसी डेंजर सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं तो उसके लिए एम्पायर गिल्ड के प्रोफेशनल्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और ऊपर से उन प्रैक्टिशनर के वेस्ट बैंड में टेलीपोर्टेशन फंक्शन है। तो अगर वो इस कॉम्बैट असाइनमेंट से हार मान लेते हैं तो वो टेलीपोर्टेशन फंक्शन उन्हें इमीडिएटली उस डंजन केव से बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। जो सुन के वो सेक्रेटरी जनरल कहती है इतनी डिफिकल्टी के बावजूद भी 2 टीम ने डी रैंक डीमन केव को चूज किया है, जिसकी डिफिकल्टी उन बाकी सबसे कहीं ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि इस साल तुम्हारे स्कूल ने कई सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस किया है, तो मैं भी उनके परफॉर्मेंस को देखना चाहती हूँ। जो सुन के गोंगसुआन सोचता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो और कितने देर तक वहाँ टिक पाते हैं। इधर हम एक डी रैंक डीमन केव क्लाउड फॉरेस्ट के पीक का सीन देखते हैं, जहाँ सीचन और वो तीनों आ गए होते हैं, जहाँ मालोंग उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है आखिर ये क्या चीज है। वहीं हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो डी रैंक क्लाउड टाइप असासिन घोस्ट बैट मंकी होते हैं, जिन्हें देख के सीचन कहता है क्लाउड टाइप मॉन्स्टर्स घोस्ट बैट मंकी ये ग्रुप अटैक करने में माहिर हैं, साथ ही इनका जो स्पीड है वो एक्सट्रीमली फास्ट है, तो हमें इनके ग्रुप अटैक के लिए अलर्ट रहना होगा। तभी वो घोस्ट बैट मंकी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो तीनों किसी तरह डॉज कर लेते हैं। जो देख के वो कहते हैं अभी क्या हुआ, हमने एक्चुअली इन डी रैंक मॉन्स्टर्स के अटैक को
डॉज कर लिया। तभी वो सीचेन को देखते हैं जो इंस्टेंटली उन तीनों डी रेंज मॉन्स्टर्स को मार देता है और उनसे कहता है तुम्हारा करंट स्ट्रेंथ इनफ नहीं है कि तुम इन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर पाओ, तो तुम सब बस अपने आप को प्रोटेक्ट करो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इधर वो तीनों उन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करते हुए सोचते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे रिएक्शन स्पीड और एक्सप्लोजिवनेस को ट्रेन कर रहा था। इसे शुरू से ही पता था कि हम लोग इसे कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो सभी ट्रेनिंग बस हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए था। इधर सीचेन अपने लाइटिंग क्लास और लाइटिंग ब्लेड का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को गाजलमुर की तरह काट रहा होता है, जो देख के सियांग जो सोचता है जब मालोंग ने हमसे कहा था कि सीचेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस समय हम उसके ऊपर बिलीव नहीं किए थे, लेकिन इसे फाइट करता देख ऐसा लग रहा है कि ये कोई ग्रेजुएट नहीं बल्कि एक बैटल वॉरियर है। लेकिन आखिर ये सडनली इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया? तभी एक और मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसे सियांग जू अपने पावर का यूज करके पकड़ लेता है और सियांग यू और मालोंग से कहता है हम लोग केवल डेड वेट की तरह सीचेन के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। ये केवल उसका ग्रेजुएशन असाइनमेंट नहीं है बल्कि ये हम सब का भी ग्रेजुएशन असाइनमेंट है। जो सुन के सियांग यू कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। साथ ही वो अपने फ्लोरचेंट वाइन का यूज करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके वन लोक से अपने आप को इंस्टेंटली फ्ली कर लेता है, जो देख के सियांग यू कहता है इसने इसे इंस्टेंटली ब्रेक कर दिया। तभी मालोंग उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने क्लाउड चेंट फ्रोस्ट ब्रेज का यूज करते हुए कहता है सियांग यू मैं इसको स्लो कर दिया हूँ, तो चलो एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। जो सुन के सियांग यू दोबारा अपने वाइन लॉक को फ्रोस्ट ब्रेज के साथ कंबाइन करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और सियांग जू से कहता है अब तुम्हारी बारी, जो देखकर सियांग जू भी अपने न्यूक्लियस में ब्रस्ट फ्लेम बुलेट से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे वो मॉन्स्टर बस थोड़ा बहुत ही इंजर्ड होता है, जो देखकर सियांग जू अपने मैक्सिमम पावर का यूज करके एक कन्वर्जेड ब्रस्ट फ्लेम बुलेट से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एग्जामिन ड्रोन उन सबसे कहता है कांग्रेचुलेशन तुम सबने सक्सेसफुली एक घोस्ट बेट मंकी को मार दिया है। इधर वो तीनों हाँफते हुए कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने एक्चुअली एक डी रेंज मॉन्स्टर को मार दिया। वहीं सियांग जो सीचेन से कहता है सीचेन क्या तुमने देखा इस मॉन्स्टर को मारना हमारे लिए केक के काटने के बराबर था, जो देख के सीचेन कहता है हाँ तुम सबने काफी अच्छा किया। वहीं वो एग्जामिन ड्रोन सबसे कहता है कांग्रेचुलेशन तुम सबने इस डीमन केव के अंदर सभी मॉब्स को मार दिया है। वहीं एग्जामिन हॉल में गोंग स्वान ये देख के सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बेकार के स्टूडेंट्स जिनके पास जीरो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली एक मॉन्स्टर को कैसे मार दिया जो कि उनके खुद के लेवल से कहीं हायर है। वहीं ये देख के वो वाइस चेयरमैन कैरल केवेंडिस कहता है ये यंग मैंस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खासकर ये इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई ओल्ड वॉरियर है, क्या इसका नाम सीचेन है, मैं इसे याद रखूंगा। वहीं ये सुन के गोंगलिन गोंगसुआन को घूरते हुए देखता है, जो देख के गोंगसुआन स्क्रीन को चेंज करते हुए कहता है जो दूसरी डी रेंक टीम है वो भी ऑलरेडी अपने फाइट के बीच में है, जो देख के वो सेक्रेटरी जनरल कहती है इनका जो टीम अप कोऑर्डिनेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, ऐसा लगता है कि ये कोई प्रोफेशनल रेडर की टीम है। जो सुन के गोंगसुआन सोचता है जो बैटल है वो अभी स्टार्ट हुआ है तो जो रियल शो है वो अभी देखना बाकी है। इधर हम गोंगटिंग के टीम को देखते हैं जो एक डी रैंक डीमन केव टॉक्सिक वाइन कार्मेन में इंटर किए होते हैं, जहाँ के मॉन्स्टर डी रैंक फ्लावर वॉरियर पॉइजन मशरूम होते हैं, जिन्हें वो अपने टीम वर्क के साथ मारते हुए कहते हैं ये मॉन्स्टर्स एक्जेक्टली सेम उन्हीं की तरह है जिन्हें हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान मारा है, तो इनसे डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है ये ग्रेजुएशन असाइनमेंट खासकर गोंगटिंग के लिए अरेंज किया गया है, तो अगर हम लोग अच्छे बेकर्स को चूज करते हैं तो हमारी जिंदगी काफी आसान बन सकती है। अगर हम लोग इसी रेट से चलते रहे तो ये गारंटेड है कि हम लोग इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट के कंपटीशन को विन कर लेंगे। इधर हम सीचेन की टीम को देखते हैं जहां वो चलते चलते एपेक्स एरिया में आ गए होते हैं, जहां वो अपने सामने एक डी रैंक क्लाउड वॉरियर घोस्ट टाइप को देखते हैं जो कि बैठ के उन घोस्ट बैट मंकी को खा रहा होता है, जो देख के मालोंग कहता है क्या ये इस डीमन केव का लॉर्ड है, जिससे सियांग यू कहता है इस मॉन्स्टर के एक झापड़ से ही हम लोग 10 बार मर सकते हैं। तभी वो एप मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक कर देता है, जो देख के वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी सीचेन उसके फेस पे किक मारता है जिस वजह से वो एप मॉन्स्टर उड़ता हुआ दूर जाता है। तभी सीचेन अपने लाइटिंग गॉड स्टेप का यूज करके उससे पहले उसके पास चला जाता है और अपने लाइटनिंग ब्लेड का यूज करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसपे उसका सिस्टम उसे बताता है तुमने 200 एक्सपीरियंस पॉइंट को ऑब्टेन किया है। साथ ही एक आइसेप बेल्ट जो देख के सीचेन सोचता है ये मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, एक डी रैंक डीमन केव के लॉर्ड को मारने के बाद मुझे बस यही एक्सपीरियंस मिला है और जो ड्रॉप है वो भी पूरी तरह से बेकार है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे माना स्टोन्स पड़े होते हैं, जो देख के वो कहते हैं इस मॉन्स्टर ने एक्चुअली इतने सारे माना स्टोन को छुपा के रखा था और इनके साइज को देखने से ऐसा लगता है कि ये एटलीस्ट इंटरमीडिएट ग्रेड माना स्टोन है। साथ ही सियांग जो उस माना स्टोन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है तो अगर हम लोग इन सभी माना स्टोन्स को बाहर ले जाकर बेच दिए तो हम लोग अपनी पूरी लाइफ आराम से बिता सकते हैं। तभी सीचेन उनसे कहता है नहीं रुको, लेकिन तब तक हम देखते हैं काफी देर हो चुकी होती है। सियांग जो के छूते ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, वहीं हम देखते हैं ये क्लाउड मेज का आइस ब्रस्ट बम होता है जिस वजह से वो एग्जामिन ड्रोन भी डिस्ट्रॉय हो गया होता है। इधर हम एग्जामिन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ स्क्रीन पर शो करता है सीचेन की टीम ने सिग्नल को लूज कर दिया है, जो देखकर गोंगसुआन सोचता है तो फाइनली ये जाल में फंस गए हैं। एक हाई लेवल मॉन्स्टर के पास खुद का इंटेलिजेंस होता है, ये ट्रेस हमेशा ट्रेस ही रहेंगे और अब तुम्हारा ग्रेजुएशन असाइनमेंट का जो जर्नी है वो यहीं पर खत्म होता है। इधर वाइस चेयरमैन कैरल केवेंडिस ये देखते हुए कहते हैं इस सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन स्टूडेंट्स ने किसी डेंजर को इनकाउंटर किया है, तो हमें उन्हें जल्दी
रेस्क्यू करना होगा, जिससे गोंगसोन कहता है हाँ हाँ इनकी सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसा लगता है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय उन गिल्ड रेडर्स के उस डीमन केव के अंदर जाकर उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के अलावा, जिसमें प्रिंसिपल कहते हैं उन्हें थोड़ा और समय दो, उनका रिस्ट बैंड उनके फिजिकल कंडीशन को सिंक्रोनाइज कर रहा है और अभी तक उनका वाइटल साइन परफेक्टली नॉर्मल है। ऊपर से उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं है, तो हम ऐसे ही इंटरफेयर नहीं कर सकते। उन प्रैक्टिशनर्स के पास उनके खुद का चॉइस है। इधर हम उन सबको देखते हैं जो कि उस ब्लास्ट की वजह से पूरी तरह आइस में जम चुके होते हैं, सिवाय मोलोंग के, जो कांपते हुए सोचता है थैंक गॉड जो कि मैं क्लाउड टाइप अवेकनर हूँ, जिस वजह से मेरा फ्रीजिंग रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है, नहीं तो मैं भी इन्हीं की तरह यहाँ जम चुका होता। तभी वो किसी की हंसने की आवाज सुनता है। वहीं हम देखते हैं उसके सामने इस डीमन केव का लॉर्ड होता है, जो देख के मालोंग सोचता है क्या ये इस डीमन केव का ट्रू लॉर्ड है। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जहां इस डीमन केव का लॉर्ड हंसते हुए मालोंग के सामने अपीयर हुआ होता है, जिसे देख के मालोंग सोचता है क्या ये इस डीमन केव का ट्रू लॉर्ड है। मुझे लगता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को मॉन्स्टरिकोपीडिया में देखा है, एक क्लाउड मेज जो अटैक और कंट्रोल दोनों स्किल को पोजेस करता है, जो अपने शिकार को तब तक तड़पा तड़पा के मारता है जब तक कि वो पूरी तरह मर ना जाए। द फ्रोस्ट बोन स्केलेटन किंग। वहीं हम उस लॉर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम फ्रोस्ट बोन स्केलेटन किंग होता है, जो एक क्लाउड मेज होता है। वहीं मालोंग वहां से भागते हुए सोचता है वो आइस ब्रस्ट बॉम्ब जो अभी फटा है वो जरूर इसी का जाल होगा। ये एक रेयर सी रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर है, तो मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता, मुझे जल्दी सीचन को उस आइस से फ्रीज कराना होगा। तभी हम देखते हैं वो फ्रोस्ट बोन किंग मालोंग के पैर पे अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से मालोंग वहीं पे गिर जाता है। इधर वो फ्रोस्ट बोन ये देख के काफी ज्यादा हंस रहा होता है। वहीं मालोंग के हाथ पे लगा वो ब्रिस्ट बैंड उससे कहता है वार्निंग, तुम्हारे लेफ्ट पैर पे इंजरी को डिटेक्ट किया गया है, क्या तुम इस असाइनमेंट से हार मानना चाहते हो। जो सुन के मालोंग कहता है नहीं, मैं इसके लिए रिफ्यूज करता हूँ। साथ ही वो सोचता है मुझे जल्दी सी चैन के आइस को ब्रेक करना होगा, जिसके साथ ही वो अपने क्लाउड चैन के प्यूरिफिकेशन ओरिजिन का यूज करके सी चैन के आइस को मेल्ट करने लगता है और कहता है अगर मैं इसे इस आइस से फ्री कर देता हूँ तो हमारे पास थोड़ा बहुत होप हो सकता है इस मॉन्स्टर से बचने का। तभी वो फ्रोस्ट बोन किंग मालोंग के हाथ पे अटैक करके उसे भी इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से उसका प्यूरिफिकेशन भी फेल हो जाता है। वहीं हम उस फ्रोस्ट बोन किंग को देखते हैं जो अपने आइस बोन स्पाइक्स का यूज करके मालोंग के साथ खिलौने की तरह खेल रहा होता है। वहीं मालोंग के हाथ में लगा हुआ वो ब्रिस्ट बैंड उससे बार बार कह रहा होता है डेंजर को डिटेक्ट किया गया है, तुम्हारा हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्या तुम इस असाइनमेंट से हार मानना चाहते हो। जो सुन के मालोंग कहता है हार मानना, क्या ये इसलिए क्योंकि मैं हमेशा हार्डशिप से डरता हूँ, जिस वजह से ही मैं हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूँ और बाकी लोग मुझे बुली और इग्नोर किया करते हैं। हमने अपने लाइफ को खतरे में डाल के एक साथ इस डीमन केव के अंदर आए थे और हमारे पास फाइनली एक चांस है जिससे कि हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। साथ ही हम देखते हैं वो दोबारा उठ के अपने प्यूरिफिकेशन ओरिजिन को यूज करने लगता है। तभी वो फ्रोस्ट बोन किंग एक बार और मालोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो मालोंग को लगने ही वाला होता है कि तभी सीचेन उस आइस से फ्रीज हो जाता है और अपने डिवाइन फ्लैश का यूज करके मालोंग को उस अटैक से दूर कर देता है। वही मालोंग सीचेन को देख के कहता है तो अंत में तुम खुद ही उस आइस से अपने आप को ब्रेक फ्री कर लिए, जिसपे सीचेन उससे कहता है नहीं, तुमने इसमें मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, बिना तुम्हारे हेल्प के मैं इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पाता, तो क्या तुम्हारे घाव अभी ठीक है। जिसपे मालोंग कहता है हाँ ये उतना ज्यादा भी नहीं है, मैंने ब्लीडिंग को पहले ही रोक दिया है, लेकिन ये मॉन्स्टर एक रेयर सी रैंक क्लाउड लॉर्ड फ्रोस्टबोन स्केलेटन किंग है, तो हमें इसे संभल के रहना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ है। अगर हम एक बार और इसके अटैक से हिट हो गए तो हम दोबारा अपने आप को फ्री नहीं करा पाएंगे। वहीं हम देखते हैं वो फ्रोस्टबोन किंग एक काफी बड़े आइस ब्रस्ट बम को क्रिएट कर लिया होता है, जो देख के मालोंग घबराते हुए कहता है आखिर ये इतने बड़े आइस ब्रस्ट बम को कैसे कास्ट कर सकता है, आखिर हम लोग इस अटैक को कैसे डॉज कर सकते हैं। वहीं वो आइस ब्रस्ट बम वहाँ पे फट जाता है, जिस वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जो देख के वो फ्रोस्टबोन किंग काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है वो दोनों वहाँ पे सही सलामत खड़े होते हैं। वहीं हम सीचन को देखते हैं जो अपने लेवल 60 के इन्फर्नल डेथ नाइट के क्लास को चेंज कर लिया होता है, जो खुद भी एक क्लाउड वॉरियर होता है, जिस वजह से उसके पास फ्रोस्ट फिजिक होता है, जिससे कि उसका कोल्ड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। वहीं ये देख के मालूम कहता है सीचन आखिर ये कौन सी पावर है, तुम तो एक लाइटनिंग असासिन थे, तो आखिर तुमने ये कैसे किया, क्या इसका मतलब कहीं तुम उन टॉप नॉच जीनियस डुअल अवेकनर्स में से तो नहीं हो। वहीं सीचन दोबारा अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है मुझे माफ करना, मेरे मिसकैलकुलेशन की वजह से तुम तीनों खतरे में पड़े हो, लेकिन तुम्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। वहीं हम देखते हैं वो अपने प्रोगोट्री राक्षसा की क्लास को चेंज कर लेता है। वहीं ये देख के तुम मालूम पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है अगर हम जनरली बात करें तो एक अवेकनर एक सिंगल क्लास को ही अवेक कर सकता है, और बस रेयर केसेस में ही कोई ऐसा होता है जो दो क्लास को अवेक कर पाता है, जिस वजह से उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो काफी इनक्रेडिबल होता है, जिन्हें हम डुअल क्लास होल्डर कहते हैं। इस पूरी दुनिया में लगभग 10 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने डुअल क्लास को अवेक किया है, और अगर इस जैसे टैलेंट के बारे में किसी गिल्ड रेडर टीम को पता चल जाए तो वो किसी भी कीमत पे उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। और अभी मैं जिस चीज को अपने सामने देख रहा हूँ वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 क्लास को पोजेस करता है, और इसका हर एक क्लास काफी
टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वहीं सीचन अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना को मैक्सिमम आउटपुट पे करके उस फ्रॉस्टबोर्न किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के मालूम कहता है इस फ्रॉस्टबोर्न किंग के अंदर से अभी जो ऑपरेसिव ऑरा निकल रहा था वो सीचन के ब्लड के सामने पूरी तरह से गायब हो गया है। इधर सीचन अपने ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक हाइपरमास मोड का यूज करके उस फ्रॉस्टबोर्न किंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से वो 5000 एक्सपीरियंस के साथ लेवल अप कर लेता है। साथ ही वो एक आइसबोर्न स्पाइक को भी ऑब्टेन करता है। वहीं मालूम कहता है जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तुमने एक रेयर सी रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर को वन शॉट में ही मार दिया। जिसपे सीचन उससे कहता है वो दोनों अभी भी उस बर्फ में जमे हैं, तो क्या तुम उन्हें फ्री कर सकते हो? जो सुन के मालूम भागते हुए कहता है ओ मैं तो उन दोनों के बारे में भूल ही गया था। इधर सीचन अपने पावर ऑफ ग्लूटनिंग का यूज करके उस फ्रॉस्टबोर्न किंग को डिवोवर कर लेता है। वहीं हम उस फ्रॉस्टबोर्न किंग की क्लास को देखते हैं जिसका टोटल पावर आउटपुट 7 स्टार होता है, जो देख के सीचन कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं उस ड्रीम स्पेस से बाहर किसी न्यू क्लास को एक्वायर किया है। साथ ही ये ड्रोन कैमरा उस आइस ब्रस्ट की वजह से ये खराब हो चुका है, जिस वजह से मेरा एबिलिटी पब्लिकली एक्सपोज नहीं हुआ और हमारे पास अभी काफी ज्यादा टाइम बचा है, तो हम लोग स्मूथली परफेक्ट स्कोर को पा सकते हैं। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है तुम्हारा लाइटनिंग असासिन का क्लास प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है, जिस वजह से तुमने एक एट्रीब्यूट पॉइंट को ऑब्टेन किया है, जिसे तुम अपने क्लास के पावर स्टार में एलोकेट कर सकते हो। जिसके साथ ही हम गोंगटिंग के टीम को देखते हैं जो उस डी रैंक डीमन के टॉक्सिक वाइन कार्वेन के लॉर्ड जाइंट डिवोवरिंग फ्लावर जो डी रैंक फ्लोरा मेज होता है उससे फाइट कर रहे होते हैं। जहां गोंगटिंग के टीम मेंबर कहते हैं तो ये स्ट्रेंथ एक डी रैंक बॉस का है, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता, इसका डिफेंस काफी ज्यादा हाई है, हम इसके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। वहीं वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करके उन्हें दूर कर देता है, जो देख के वो कहते हैं हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान कभी भी इस जैसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना नहीं किया है, अब हम क्या करें, हम केवल गिल्ड मास्टर के ऊपर ही निर्भर हो सकते हैं। साथ ही वो किसी से कहता है क्या जो पावर गैदरिंग है वो अभी फिनिश नहीं हुआ। वहीं हम देखते हैं दो चेंटर्स अपने पावर को गैदर करके गोंगटिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिस वजह से गोंगटिंग का स्ट्रेंथ और एलिमेंटल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो देख के गोंगटिंग कहता है इस मॉन्स्टर से डील करने के लिए अब ये काफी है। साथ ही वो तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके अपने न्यूक्लियर वॉरियर के इंसिनरेटिंग ब्रेड पियर्सिंग ब्रस्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है, जो देख के उसके टीम मेंबर्स खुश होते हुए कहते हैं जैसा कि हम गिल्ड मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं वो ड्रोन उन सबसे कहता है कांग्रेचुलेशन, गोंगटिंग के टीम ने सक्सेसफुली इस डी रैंक डीमन केव को क्लियर कर दिया है, जिसे क्लियर करने में उन्हें 35 मिनट का समय लगा है। जो सुन के वो हंसते हुए कहते हैं हमने एक्चुअली एक डी रैंक डीमन केव को आधे घंटे में ही क्लियर कर दिया, ये अचीवमेंट काफी ज्यादा बड़ा है, कोई भी हमारा मैच नहीं कर सकता। इस डी रैंक डीमन केव के 3x मल्टीप्लायर सिस्टम के हिसाब से हमने टोटल 150 पॉइंट को ऑब्टेन किया है, ये एक परफेक्ट स्कोर है जो स्कूल में न्यू रिकॉर्ड को भी सेट कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी उस डीमन केव से बाहर आ गए होते हैं, जहां गोंगटिंग के टीम मेंबर्स कह रहे होते हैं इवन एक लोवेस्ट रैंक एफ रैंक डीमन केव को क्लियर करने में भी दूसरों को एटलीस्ट घंटों का समय लगता है, तो तुम कचड़ो तुम सब असाइनमेंट से हार मान के बाहर आए हो। वहीं कई स्टूडेंट्स अभी भी उस डीमन केव के ट्रोमा में पड़े होते हैं, जहां वो कांपते हुए कहते हैं प्लीज मुझे मत मारना। तभी वो सीचन के टीम को देखते हैं, जिन्हें देख के वो कहते हैं जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुम इन कचड़ों के जैसे ही उस असाइनमेंट से हार मान लिए हो, अगर सीचन नहीं होता तो तुम तीनों इस असाइनमेंट में इंटर भी नहीं कर पाते। तभी गोंगटिंग गोंगचेंग को रोकते हुए कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ आ चुके हैं, तो चलो चल के पहले उन्हें ग्रीट करते हैं। वही वो वाइस प्रेसिडेंट केरल केवेंडिस क्लैपिंग करते हुए कहते हैं ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आज हमने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को विटनेस किया है। वहीं गोंगचेंग वाइस प्रेसिडेंट को देख के कहता है ये पर्सन जो प्रिंसिपल के बगल में खड़े हैं वो एक वर्ल्ड पावर है और ये हमारे पास ही आ रहे हैं। वहीं गोंगटिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और सीचन के पास जाते हुए कहते हैं तुम सही में काबिले तारीफ हो, तुमने एक डी रैंक डीमन केव को 21 मिनट में ही क्लियर कर दिया। इवन एक प्रोफेशनल गिल्ड रेडर टीम्स को भी इतने कम समय में एक डी रैंक डीमन केव को क्लियर करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तुम ट्रूली में ब्रिलियंट हो। जो सुन के गोंगचेंग शॉक होते हुए कहता है क्या इन चारों ने सक्सेसफुली उस डी रैंक डीमन केव को क्लियर कर दिया है, और वो भी बस 21 मिनट के अंदर। इधर सीचन सोचता है केरल केवेंडिस वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट जो आज के समय में इस वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पावरफुल फिगर में से एक है, लेकिन आखिर ये यहाँ क्यों आया है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट सीचन से कहते हैं तुम्हारा नाम शायद से सीचेन है, मैं इसे याद रखूंगा। साथ ही वो कहते हैं ऐसा लगता है कि ये ट्रिप उतना ज्यादा बेकार भी नहीं गया, और हाँ गोंग फैमिली के यंग मास्टर का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था। इतने यंग एज में ही एक टीम को डी रैंक डीमन केव के अंदर लीड करना, ऐसा लगता है गिल्ड मास्टर गोंगलिंग ने तुम्हें काफी अच्छा सिखाया है। जो सुन के गोंगलिंग कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, जिसके साथ ही वो वहाँ से जाते हुए प्रिंसिपल से कहते हैं तुम ओल्ड गीजर, तुमने इस बार जैकपॉट को हिट किया है। वहीं गोंगसवांग कहता है तो मैं तुम दोनों को इस असाइनमेंट के रिजल्ट के बारे में बताता हूँ, तो जैसा कि तुम दोनों के स्कोर्स के हिसाब से ये असाइनमेंट ट्राई हो गया है, तो मैं ये अनाउंस करता हूँ कि तुम दोनों की टीम एम्पायर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एलिजिबल है। साथ ही कैप्टन गोंगटिंग और सीचन दोनों ही एम्पायर गिल्ड के कोर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए गारंटेड है, और उस 1 मिलियन वीआईपी प्राइज मनी को तुम दोनों आपस में इक्वली बांट लो। जो सुन के सीचन सोचता है तो अब इस असाइनमेंट से मैं 50,000 युआन को ही जीत
जीत सकता हूँ, लेकिन मैं क्विंग जी से प्रॉमिस किया था कि मैं 1 महीने के अंदर ही उसे पे बैक कर दूंगा। ऐसा लगता है कि मुझे अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मैं जल्द ही 50,000 युआन को अर्न कर पाऊँ। तभी गोंगटिंग कहता है इस यूनिवर्सिटी में केवल एक ही चैंपियन रह सकता है, तो सीचन मैं तुमसे एक 1-on-1 ड्यूल करना चाहता हूँ। जो सुन के वो सभी शौक हो जाते हैं। वहीं गोंगसुआन गोंगटिंग से कहता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जो असाइनमेंट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। ये टाई इस फर्स्ट प्लेस के लिए एक परफेक्ट आउटकम है और ऊपर से सीचन कभी भी एक एक्स्ट्रा मैच के लिए एग्री नहीं करेगा। तभी सीचन कहता है तो अगर मैं जीत गया तो मैं वो पूरा 1 मिलियन प्राइज रख लूंगा, जिसपे गोंगटिंग कहता है अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर ठीक है। वहीं ये देख के वो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं ऐसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं सीचन गोंगटिंग से कहता है तो बोलो आखिर तुम इसे कैसे सेटल करना चाहते हो। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम क्विंग जी को देखते हैं जो सीचन से कह रहे होते हैं मुझे लगा था कि तुम्हें फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में सबको पछाड़ के एक परफेक्ट स्कोर के साथ फर्स्ट प्लेस पे आओगे। इस समय हर एक न्यूज चैनल पे तुम्हारी ही बात चल रही है, तो ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे हाथ मिला के काफी अच्छा काम किया है, जिस वजह से अब तुम्हें मुझे वो 1.5 मिलियन युआन देने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैंने उसे तुम्हारे ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट किया है मिस्टर सीचन। जिसपे सीचन कहता है मिस्टर क्विंग जी मैंने आपसे 1 मिलियन युआन कर्ज लिया था और मैंने कहा था मैं 1 महीने के अंदर आपको ट्रस्ट सहित 1.5 मिलियन युआन वापस कर दूंगा। तो एक कर्जा है और उसे मुझे रिपे करना है। तो आज मैं यहाँ आपको 2 चीज बताने आया हूँ। पहला, मैंने आपको जो उस कर्जे को रिपे करने का डेट दिया था उसके लिए मुझे 1 हफ्ते का और समय चाहिए, क्योंकि उस ग्रेजुएशन असाइनमेंट के खत्म होने के बाद जो फर्स्ट प्लेस था वो टाई हो गया, जिस वजह से मैं केवल 50,000 युआन नहीं पा पाया, जो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कम था। लेकिन आज से 1 हफ्ते बाद मेरे और गोंगटिंग के बीच में एक टाई ब्रेकिंग मैच होने वाला है, जो स्कूल के आउटसाइड एरिया वाइल्ड डेविल के प्लेस पे होने वाला है। जो सुन के क्विंग जी शॉक होते हुए कहते हैं क्या तुम दोनों स्टूडेंट्स अपने टाई ब्रेकिंग मैच को करने के लिए वाइल्ड डेविल एरिया में जाने वाले हो, लेकिन ये तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपने प्रोफेशनल गिल्ड ट्रेनिंग को भी नहीं किया है। जिसपे सीचन कहता है आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस टाई ब्रेकिंग मैच को जीतने के बाद मैं वो बाकी का 50,000 युआन ऑब्टेन कर लूंगा। साथ ही मुझे उस डेविल केव से जितने भी मटेरियल्स मिलेंगे मैं उन सबको आपको देने के लिए भी तैयार हूँ, जिसे आप इस 1 हफ्ते के इंटरेस्ट के तौर पे समझ सकते हैं। जो सुन के क्विंग जी सोचते हैं इनका जो टाई ब्रेकिंग मैच होने वाला है वो वाइल्ड डेविल केव में होने वाला है, लेकिन इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसको इससे जरा सा भी डर नहीं लग रहा, बजाय ये बस कर्ज और इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। सच में ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वहीं सीचन उनसे कहता है साथ ही आज मेरे यहाँ आने का एक और रीजन है जो इन सबसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही वो उन्हें वो बात बताने लगता है, लेकिन वो उन्हें क्या बताता है ये हमें नहीं बताया जाता, लेकिन हम उनके फेस के एक्सप्रेशन को देख के ये समझ सकते हैं कि वो बात कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन वो बात सुन के क्विंग जी अपने सीट से भी खड़े हो जाते हैं, जिसके साथ ही हम कैंगचेंग काउंट्री के किंगसुई मिडिल स्कूल में दोपहर का सीन देखते हैं, जहाँ सीचन की छोटी बहन सियाओ यून अपने एग्जाम को देने के बाद कहती है फाइनली मेरा एग्जाम खत्म हो गया। साथ ही वो अपने मोबाइल फोन को देखते हुए कहती है अब समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाला है और साथ ही आज मेरे भाई के ग्रेजुएशन असाइनमेंट का दिन है। वहीं वो सोचने लगती है आज से 4 साल बाद जब मेरे भाई को नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आया था, तो वो उस दिन उस एडमिशन लेटर को लेके काफी ज्यादा खुश था और मैं भी ये देख के काफी ज्यादा खुश थी कि मेरा भाई भी अब एक अवेकनर बनने जा रहा है, सेम हमारे मॉम और डैड के जैसे। वहीं सीचन सियाओ यून से कह रहा होता है अब मैं एक टॉप रैंक गिल्ड ज्वाइन करके ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, जिस वजह से हम दोनों काफी अच्छी जिंदगी जी सकेंगे और हो सकता है मैं मॉम और डैड के डिसअपीयरेंस होने के पीछे की सच्चाई को भी अनकवर कर सकूं। जिसपे सियाओ यून भी कहती है हाँ तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो ब्रदर, तुम डेफिनेटली एक सुपर इनक्रेडिबल अवेकनर बनोगे। जिसके कि कुछ दिन बाद वो दोनों अपसेट होके बैठे होते हैं, जहाँ सीचन सोच रहा होता है मैं ऑलरेडी सीनियर हूँ लेकिन मैं अभी तक अवेकेंड क्यों नहीं हुआ। साथ ही वो सियाओ यून से स्माइल करते हुए कह रहा होता है कोई ना, ऐसा लगता है तुम्हारे ब्रदर को अभी और ज्यादा मेहनत करना है। वहीं सियाओ यून अपने और सीचन के फोटो को देखते हुए सोच रही होती है नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मेरा ब्रदर बाकी सबसे काफी ज्यादा हार्डवर्क करता था, लेकिन अंत में केवल वही अपने पावर को अवेक नहीं कर पाता था। अपने आसपास के सभी लोगों को पारा पारी अपने पावर को अवेक करता देख उसे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होता होगा, लेकिन उसने मुझे कभी ऐसा नहीं दिखाया। तभी उसकी क्लासमेट वहाँ आते हुए उससे कहती है सियाओ यून क्या तुमने ये सुना है नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ने इस साल ग्रेजुएशन असाइनमेंट में 2 जीनियस को प्रोड्यूस किया है। वे दोनों अपने अपने टीम को लीड करके परफेक्ट स्कोर के साथ फर्स्ट प्लेस पे आए हैं। इवन नेशनल गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन कैरल कैवेंडिश ने उन्हें पर्सनली इसके लिए प्राइज भी किया है। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन पे उन्हीं दोनों जीनियसेस की बात चल रही है। ऐसा लगता है कि हमारा कैंगचेंग कंट्री अब फेमस होने वाला है। साथ ही मैंने सुना है तुम्हारा ब्रदर भी उस ग्रेजुएशन असाइनमेंट को देने गया है। तभी कोई उनसे कहता है सियाओ यून मैंने जीफेंग बिल्डिंग के पेंट हाउस में एक प्राइवेट रूम बुक किया है, तो क्या तुम 8 बजे फ्री हो। वहीं ये देख के सियाओ यून की क्लासमेट उससे कहती है सियाओ यून आखिर तुम इस क्लास के आइडल को कब से जानती हो। तभी
तभी सियाओ यून दौड़ते हुए वहाँ से भागने लगती है, जो देख के उसकी क्लासमेट उससे कहती है, हे रुको, आखिर तुम इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो। वहीं इधर सियाओ यून दौड़ते हुए सोच रही होती है, मेरे ब्रदर के क्लासमेट उस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में परफेक्ट स्कोर लाने की वजह से काफी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन मेरा ब्रदर जो कि अपने पावर को भी अवेक नहीं कर पाया होगा, वो इस वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होगा। मुझे तो ये सोच के ही ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट अभी ब्रेक हो जाएगा, तो मुझे जल्दी घर जाके मेरे ब्रदर के लिए एक बड़ा डिनर तैयार करना होगा, जिससे कि मैं उसे चेयर कर सकूं। जिसके साथ ही हम नाइट में उनके रेंटेड अपार्टमेंट के इनसाइड का सीन देखते हैं, जहाँ सियाओ यून ढेर सारे डिलीशियस फूड्स को तैयार की होती है, जो देख के सीचन कहता है, सियाओ यून आखिर कब तुम इन सभी चीजों को तैयार की हो। ये सुकियाकी हॉट पॉट और ये सभी चीजें, इनकी स्मेल काफी ज्यादा अमेजिंग और डिलीशियस है। वही टीवी पे न्यूज चल रहा होता है, आज मॉर्निंग की जो सबसे तगड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो डोंगसियांग नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी की है, जहाँ नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट के खत्म होने के बाद नेशनल गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन कैरल केवेंडिस पर्सनली वहां विजिट करके वहां के स्टूडेंट्स को चेयर अप किए हैं। वही सियाओ यून सीचन को खाते देख सोच रही होती है, जैसा कि मुझे लगा था ये जानबूझ के ये दिखावा कर रहा है कि इसे उस ग्रेजुएशन असाइनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे पता है उस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में दोबारा फेल होना ये इसके लिए काफी ज्यादा है, लेकिन ये मुझे ये नहीं दिखाना चाहता कि इससे इसको कितना ज्यादा तकलीफ हो रहा है। वही वो न्यूज रिपोर्टर कह रही होती है, लेकिन इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट का जो आउटकम है वो डुअल कंपेनियन है, जो काफी ज्यादा रेयर है। दो जीनियसेस अपने अपने टीम को परफेक्ट स्कोर के साथ फर्स्ट प्लेस पे लीड किए हैं, जिन्हें वाइस चेयरमैन पूरी मीडिया के सामने काफी ज्यादा प्राइज किए हैं, स्पेशली उस अकेले टीम लीडर को जिसने 3 लो रैंकर्स के साथ भी परफेक्ट स्कोर को ऑब्टेन किया है। स्टूडेंट सीचन, जो सुन के सियाओ यून शॉक होते हुए कहती है, उस जीनियसेस में एक जिसने अपनी टीम को लीड करके परफेक्ट स्कोर के साथ फर्स्ट प्लेस को ऑब्टेन किया है, वो स्टूडेंट सीचन है। जिसके साथ ही हम गोंगलिंग और गोंगटिंग को देखते हैं, जहां गोंगलिंग गोंगटिंग को मारते हुए कह रहा होता है, वो स्टेज, वो ऑडियंस, इवन नेशनल गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन, मैंने उन सबको पर्सनली तुम्हारे लिए इनवाइट किया था और तुमने उन सबको ऐसे ही बर्बाद कर दिया। न केवल तुमने उस ग्रेजुएशन असाइनमेंट को जीता नहीं, बल्कि तुम एक ऐसे लड़के से हार गए जिसे कोई जानता भी नहीं है। तो अब से तुम अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लोगे, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगा। आज से 1 हफ्ते बाद तुम्हारा उस लड़के के साथ टाई ब्रेकिंग मैच होने वाला है, जिसके लिए मैंने पहले ही हर एक चीज को अरेंज कर दिया है, जो कि ये तुम खुद नहीं कर सकते, तो तुम ये मुझे करने दो, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, लेकिन जो फर्स्ट प्लेस है वो गोंग फैमिली का है। वहीं इधर वो न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है, चेयरमैन ने कहा कि स्टूडेंट सीचन का परफॉर्मेंस एक डीप इंप्रेशन दे गया है। मैं ये होप करता हूँ कि डोंगसिंग नेशन ऐसे ही हार्डवर्क करके आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स को कल्टीवेट करता रहे। वहीं उस न्यूज को देख के सियाओ यून सीचन से कहती है, ब्रदर, क्या इस टीवी में जिस सीचन की बात हो रही है वो तुम हो? जिसपे सीचन खाते हुए काफी कैजुअली में कहता है, हाँ क्या हुआ? जो सुन के सियाओ यून पूरी तरह शॉक होते हुए सोचती है, मेरा ब्रदर जो अपने ग्रेजुएशन असाइनमेंट में हर बार फेल होता था, वो इस बार न केवल इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट को जीता है, बल्कि उसने एक टीम को लीड करके परफेक्ट स्कोर के साथ फर्स्ट प्लेस को भी हासिल किया है, और इवन नेशनल गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन उसे पर्सनली इसके लिए प्राइज भी किए हैं। साथ ही वो रोते हुए सोचती है, मेरा वो बेवकूफ सा भाई सच में आज सबसे ऊपर पहुंच गया है। जिसके साथ ही हम ग्रेजुएशन असाइनमेंट के रात का सीन देखते हैं, जहां चेयरमैन कैरल केवेंडिस स्मिथ खाते हुए कहते हैं, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, डोंगसिंग नेशन का ये प्रीमियम बीफ सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। तो तुम्हारी और प्रोग्रेस कैसा चल रहा है? काइट, जिसपे वो लड़की जिसका नाम काइट होता है, वो एक फाइल को रखते हुए कहती है, इसमें अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स कंप्लीट हुए हैं उन सभी के डिटेल्स हैं। पिछले कुछ सालों से उसने अपने मौजूदगी का जरा सा भी निशान नहीं छोड़ा है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमें पहले ही नोटिस कर लिया है। जिसपे वाइस चेयरमैन उसे कहते हैं, तुमने काफी अच्छा काम किया है, तो चलो पहले इस मीट को एंजॉय करते हैं। जिसपे वो कहती है, एक और बात जो मैंने रिसेंटली नोटिस की है, एक सस्पिशियस इंडिविजुअल जिसने हाल ही तुमसे कॉन्टेक्ट किया है, उस पर्सन का पावर इतने कम समय में जिस हद तक बढ़ा है वो मुझे काफी ज्यादा एबनॉर्मल लग रहा है। वहीं इधर हम सीजन को देखते हैं, जो डेविल टावर के अंदर आ गया होता है, जहाँ वो अपने लाइटनिंग असासिन क्लास में खुद को चेंज किए सोच रहा होता है, मैं इस डेविल टावर के फर्स्ट फ्लोर पे आधे महीने गुजार के ऑलमोस्ट वहाँ के एक मॉन्स्टर को मार दिया, और अब मैं इस 10x ग्रेविटी एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से फाइट भी कर पा रहा हूँ। उस ग्रेजुएशन असाइनमेंट के खत्म होने के बाद मेरे लाइटनिंग असासिन के क्लास का प्रोफिशिएंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिस वजह से मैं एक एट्रीब्यूट पॉइंट को भी गेन किया। तो फ्रिक्वेंटली अगर मैं किसी एक क्लास को रेगुलरली यूज करता हूँ तो मैं उसके प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूँ, जिसका मतलब कि अभी मेरे पास जितने भी क्लास हैं जिन्हें मैं पोजेस करता हूँ वो अभी अपने लिमिट पे नहीं पहुंचे हैं। मैंने जो एट्रीब्यूट पॉइंट ऑब्टेन किया था उसे मैं अपने असासिन क्लास के मोस्ट क्रिटिकल स्टेटस स्पीड में ऐड कर दिया हूँ, जिस वजह से अभी मेरा जो करंटली स्पीड है वो एक ए रैंक असासिन जितना फास्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस फ्लोर के लोड को छू भी नहीं पा रहा। तभी वो पैंथम लॉयंस सीचन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देख के सीचन अपने डिवाइन फ्लैश का यूज करके तेजी से उनके अटैक को डोज करते हुए उस लॉर्ड लॉयन किंग के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपने लाइटनिंग डेगर का यूज करके उस लॉयन किंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इस लॉयन किंग का जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। जब भी मैं एक ओपनिंग देख के इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता हूँ
तो ये अचानक वहाँ से गायब होकर उन पैंथम लॉन्स के पास दोबारा चला जाता है। ये लॉन्स सिचुएशन के हिसाब से अपने पोजीशन को काफी जल्दी अडेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन जरा सा भी चेंज नहीं हो रहा। ये दो पैंथम लॉन्स मुझे क्लोज कॉम्बैट में बिजी रखते हैं और बाकी के दो मुझसे थोड़ी दूरी पे रहते हैं, और ये लॉन किंग भी हमेशा मुझसे दूरी बना के रखता है। लेकिन एक लोड होने के बावजूद भी ये अभी तक मेरे ऊपर एक भी बार अटैक नहीं किया है। आखिर इस लॉन किंग का जो एग्जैक्ट क्लास है वो क्या है? तभी वो पैंथम लॉन्स दोबारा सीचन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसपे सीचन अपने लाइटनिंग ब्लेड का यूज करके उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो पैंथम लॉन्स भी वहां से गायब हो जाते हैं, जो देख के सीचन कहता है दोबारा यही मूव। मैं जब भी इन पैंथम लॉन्स को मारने की कोशिश करता हूँ तो ये भी उस लोड के जैसे वहां से गायब होके लॉन किंग के पास चले जाते हैं, और अगर मैं रुकने की कोशिश करूँ तो ये पैंथम लॉन्स मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन फाइटिंग के दौरान भी ये अपने फॉर्मेशंस को बिना किसी फ्लो के मेंटेन किए रहते हैं। ये मेरे ऊपर एंडलेसली अटैक कर रहे हैं, और जब मैं इनके ऊपर अटैक कर रहा हूँ तो ये वहां से गायब होके उस लॉन किंग के पास चले जा रहे हैं और दोबारा मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे साथ खेल रहे हैं। तभी उसे कुछ याद आता है, जो सोच के वो कहता है जब ये मुझसे हेड ऑन फाइट करना ही नहीं चाह रहे तो आखिर मैं इनसे हेड ऑन फाइट करने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। साथ ही वो अपने क्लास को चेंज करते हुए कहता है तो जैसा कि तुम सब मेरे साथ हेड ऑन फाइट करना नहीं चाहते तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँ। वही हम देखते हैं वो अपने क्लास को फ्रोस्टबोन स्केलेटन किंग में चेंज कर लेता है, और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।